चल तो शुरू करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज की। डीपीएसपी हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। और ये संविधान का भाग 4 है, चौथा भाग है। तीसरा भाग हमारे फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट के बाद जो अगला महत्वपूर्ण भाग है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि दो शब्द हैं। क्या होते हैं डीपीएसपी? कौन बताएगा? व्हाट इज सर ये डीपी? सर इसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके व्हाट इज, अगर आपसे कोई कहे सर, ये कि डायरेक्शन राइट। देते हैं स्टेट्स को वेलफेयर के लिए। Yes, they are basically the principles which guides a nation to build a state which can fulfill the every dream of a citizen. Like जो एक जीवन हम देखते हैं ना कि एक सभ्य जीवन होना चाहिए एक नागरिक का, उसमें हेल्प करती है हमारी कल्याणकारी राज्य बनाने। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया। सही आपने लोगों ने ठीक बताया। जैसे इसका नाम है डीपीएसपी, है ना, इसी से हमेशा हर चीज के अंदर में उसके नाम के अंदर ही उसका राज भी छिपा हुआ है। तो अगर हमें कोई कहे कि 20 शब्दों में आप समझाओ, एक लाइन में समझाओ व्हाट इज डीपीएसपी, तो ये क्या है? ये डायरेक्शन है। सबसे पहली ये डायरेक्शन है, दिशा निर्देशक है, दिशा बताते हैं, दिशा निर्देश है ना। हम किसी को दिशा देना चाहते हैं। टीचर क्या करता है? अपने स्टूडेंट को दिशा देने की कोशिश करता है कि भाई, क्या टीचर ये कह सकता है कि सब बच्चे वही मंजिल पर पहुंचेंगे? एक फुटबॉल का कोच ये अपेक्षा रख सकता है कि सभी बच्चे बेहतरीन फुटबॉलर बनेंगे? नहीं। वो सबको ट्रेन करता है, सबको डायरेक्ट करता है, सबको दिशा देता है। भाई ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, ये करो, ये मत करो। ये दिशा है। तो डायरेक्शन ऐसे ही हमारा संविधान का जो चैप्टर 4 डीपीएसपी है वो दिशा देता है। और दिशा देने में वो क्या बताता है हमें? वो हमें सिद्धांत बताता है, प्रिंसिपल्स की बात करता है, सिद्धांतों की बात करता है वो, कि आपके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। क्या फाइन पॉइंट्स नहीं बताता वो। ये नहीं कहता है कि आपको ये चीज कर लेनी चाहिए, ये करना होगा, एक एक एक्शन करना होगा, ये वाला एक्शन करना होगा, ये नहीं बताता। वो आपको ब्रॉड गाइडलाइंस देता है, सिद्धांत देता है कि आप जब जैसे हम जब भी अपने टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर हमें क्या बताता है? टीचर ये तो नहीं बताता ना कि किस स्थिति में, जब मैंने फुटबॉल कोच की बात करी कि भाई जब फुटबॉल सामने आए, तो जब फुटबॉल ये ऐसे आए, इस जगह आए, तब तुम उसको ऐसे मार देना। कोच ऐसे नहीं बताता। वो आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताता है कि जब ये स्थिति हो तो अब तुम ये कर सकते हो, जब ये स्थिति होगी तब तुम ये कर सकते हो। मोटा मोटा प्रिंसिपल आपके सामने, आपको उसमें वो ट्रेन करता है। बाद में आपका डिसीजन होता है, आप उस सिद्धांत को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और सिद्धांत ऐसा नहीं होता, वो फिक्स वॉल नहीं होते हैं, फिक्स डायरेक्शंस नहीं होती कि भाई नहीं आपको यही करना होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसे करके बॉल आएगी तो आपको बिल्कुल यही मानना पड़ेगा चाहे कोई भी परिस्थिति हो। वो ऐसा नहीं होता। सिद्धांत हमें मोटा मोटा गाइडलाइन देते हैं कि जब कोई चीज आए तो ऐसे कर लेना। और स्टेट पॉलिसी किसको दिशा दे रहे हैं? किसके ये दिशा निर्देशक सिद्धांत हैं? ये राज्य की नीति के। जब राज्य की नीति बनाई जाए कि हमारा देश कैसा बनेगा, देश में कैसा होना चाहिए, तो वो राज्य की नीति क्या होनी चाहिए वो बता रहा है। डीपीएसपी क्या बता रहा है? राज्य की नीति क्या होनी चाहिए वो बता रहा है। ओके, तो दिशा निर्देशक सिद्धांत है किसके लिए है? राज्य की नीति के लिए। दिशा निर्देशक सिद्धांत ये राज्य के लिए है। अगर मैं इसे ऐसे बोलूं तो
Is it complete? So for the welfare of the people. हाँ ठीक है, चलो वेलफेयर ऑफ द पीपल भी ऐड कर, तब कंप्लीट हो जाता है। यस हो जाता है। एक चीज में मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन में, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं कि अगर मैं प्रीएम्बल से जोड़ के देखूं, प्रीएम्बल के साथ चलूं, तो मेरा प्रीएम्बल मुझे कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मेरा प्रीएम्बल, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये समझाता है कि ये मैं हूँ स्टेट। ठीक है, मैं स्टेट बना रहा हूँ, मैं बनाने वाला हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग मिलकर बना रहे हैं राज्य को। तो मुझे यहाँ पर ये कहना है, शायद मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, स्टेट को तो है ही है, जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जो जुडिशरी है, उसको तो ये है ही है, ये डायरेक्शन उसके लिए तो है ही है। बट ये किसके लिए और भी है, और मेरे ख्याल से जो उसका सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है वो लोग हैं। तो ये तीनों को भाई, हमारे जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल चीज, ये यूनिवर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। हम सब सेट थ्योरी पढ़ते थे ना एक, तो सेट थ्योरी में गोले बनाते थे हम, एक गोला, दो गोला, तीन गोला। दिस इज लेजिस्लेचर, जो हमारा संसद है, एमपी एमएलए है। दिस इज अवर एग्जीक्यूटिव, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी भी इसको चलो मान लेते हैं, और ये जुडिशरी है। तो ये हमारा ये हमारे वो है। अब हमारा लोकतंत्र क्या है, ये मान लेते हैं, ये यूनिवर्स जो है ये डेमोक्रेसी का यूनिवर्स है। दिस entire square is representing, this entire rectangle is representing democracy, ये लोकतंत्र को दिखा रहा है। सेट थ्योरी आप लोगों को मैथ में पढ़ी, आप में से कुछ ने, सबने पढ़ी है? यस सर। यस सर। मैं सेट थ्योरी इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो ये समझ ही नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ। सेट थ्योरी में यही होता है कि एक बड़ा यूनिवर्स होता है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। एक स्कूल है, एक स्कूल के 3 सेक्शन है, ए बी सी, ठीक है, बट स्कूल इज लार्जर, स्कूल इज लार्जर। ठीक है, 2 सेक्शन 3 सेक्शन बन के उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें प्रिंसिपल भी उसका स्टेक होल्डर है, टीचर भी स्टेक होल्डर है, वो सब मिलके, उसके जो सफाई कर्मचारी भी होंगे वो भी उसके स्टेक होल्डर है, उसकी बिल्डिंग भी उसकी एक स्टेक होल्डर है, हर चीज से मिलकर वो स्कूल बना है। स्कूल इज नॉट 1 सेक्शन 2 सेक्शन, इज नॉट दैट, it's not that principal is school, principal is not school, principal is leading the school, is directing the school, teachers are also not school. What is school? अगर मैं कहूँ स्कूल क्या होता है, अगर मैं अपनी डेमोक्रेसी को समझाने के लिए स्कूल का उदाहरण लेता हूँ कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में बच्चे सर अगर स्टूडेंट नहीं रहेगा तो स्कूल नहीं होगा। नहीं होगा, पर अगर प्रिंसिपल नहीं रहेगा तब भी स्कूल नहीं रहेगा, ये भी एक बात है। टीचर्स हैं, वो भी एसेंशियल हिस्सा है, बिना टीचर के स्कूल की बात का। फिर स्टूडेंट भी एक हिस्सा है। बट अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग हो गई, बट सबसे मेरे ख्याल से जो फंडामेंटल चीज है वो स्टूडेंट है, जिसका एंटायर यूनिवर्स जो बन रहा है, तो जिससे मिलके, तो मुझे ये कहना है कि इस डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पीपल है। इन पीपल में से कुछ लोग लेजिस्लेचर में, बहुत थोड़े से लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में चले जाते हैं, बट पीपल इज अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट रिफ्लेक्ट्स अवर डेमोक्रेसी। सो द डीपीएसपी आर डायरेक्शन टू, यस दे आर डायरेक्शन टू लेजिस्लेचर, ट्रू, करेक्ट, they are direction to executive, correct, they are direction to judiciary, correct, but state is not only these 3, राज्य, स्टेट केवल ये 3 नहीं है, राज्य इससे बहुत बड़ा है, लोकतंत्र इससे बहुत बड़ा है, जिसमें लोग सबसे महत्वपूर्ण इकाई है उसके। तो लोगों को छोड़ के हमारा लोकतंत्र नहीं बन पाएगा, तो लोगों को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। हम लोग जब पढ़ते हैं चीजों को, तो हमारा एक बेसिक सा प्रॉब्लम है जो हम हमेशा करते रहते हैं कि जब स्टेट की बात आएगी तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव। थोड़े से अगर कोई समझदार आदमी हुआ तो लेजिस्लेचर को भी ऐड कर लेगा, और समझदार हुआ जुडिशरी।
हमारे लिए स्टेट इससे बाहर नहीं है, सरकार बस, मतलब, और ये भी बहुत ही जो समझदार लोग हैं वो हैं, नहीं तो आज के समय में तो ओनली एग्जीक्यूटिव इज सरकार एंड सरकार इज स्टेट, which is entirely mistaken belief of governance in democracy. ठीक है, डेमोक्रेसी में ऐसा है ही नहीं। डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव इज जस्ट द प्राइम मिनिस्टर, इट्स वो 4-5 लोग हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आगे कुछ नहीं है, दे आर नॉट सरकार। ये हमारी बहुत बड़ी अवधारणा है, स्टेट के कंसेप्ट को समझे बिना हम पॉलिटी को नहीं समझ पाएंगे, और इसलिए हमारा सारा का सारा जोर कहाँ पे लगा हुआ है। अभी लोग बड़े दुखी और सुखी और अलग अलग मूड में घूम रहे हैं, है ना। अभी इलेक्शन हुए, हाँ इलेक्शन हुए, कोई बहुत दुखी हो रहा है, कोई बहुत खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव में कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में चुने गए और कुछ नहीं चुने गए। पर क्या एग्जीक्यूटिव इज ओनली रिफ्लेक्टिंग स्टेट? क्या ये कहना सही है? एग्जीक्यूटिव में एक ब्यूरोक्रेसी भी है। भाई हमारे बच्चे जब आईएएस पीसीएस नहीं बन पाते तब तो हम इतना दुखी नहीं होते, जब मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो भी तो मुझे उतना ही दुख होना चाहिए जितना मुझे कल इलेक्शन होने पर पूरी दुनिया में एक ही चर्चा चल रही है कि भाई हम इलेक्शन हार गए और पता नहीं सब कुछ हो गया। जैसे इलेक्शन जीत जाते तो पता नहीं क्या स्वर्ग से दूत उतरते और वो कहते कि अच्छा भाई अब हम स्वर्ग से आए हैं और जो है हम सबको प्रसाद बांटेंगे। ऐसा होता क्या? इट्स ए हाईली मिस्टेकन बिलीफ। जब हम गलत चीज सोच रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम ये पॉलिटिक्स, अरे पॉलिटिक्स है ही नहीं, ये तो पॉलिटिक्स का बहुत बहुत छोटा, बहुत ही मामूली हिस्सा है। ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो पॉलिटिक्स। क्या एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करती है? जो डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम डॉक्टरों को एक साइड कर देते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, भाई ये भी तो उतने ही महत्वपूर्ण है। कोई आईएएस अपने से काम नहीं कर पाता, ठीक है, वो हेड कर सकता है, बट यहाँ जब हम नहीं जाते तब हम इतने दुखी नहीं होते। कोई इसके लिए चिंता नहीं कर रहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे वंचित समाज के यहाँ पहुंचे। क्या हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं? आई डाउट, आई रियली डाउट। ठीक है, क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जुडिशरी में हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचे? आई डाउट। नोबडी इज कंसर्न। क्या आप में से कोई कंसर्न है कि भाई हमारे ज्यादा जज बने बच्चे? क्या ज्यादा बच्चे डॉक्टर बने वंचित समाज से? क्या बच्चे इंजीनियर बने? क्या हम कंसर्न है इससे? हमें नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट काम है। क्या करेंगे? केवल प्राइम मिनिस्टर बन जाए या चीफ मिनिस्टर बन जाए? अरे चीफ मिनिस्टर इज जस्ट हेडिंग अ सिस्टम। उसको लोगों ने इस तरीके से बनाने की कोशिश की है, उसको कमजोर करने की कोशिश की है लोकतंत्र को, और हमने उसको कमजोर होने दिया है। एंड देन फिर हम रो रहे हैं कि अरे भाई हमारे साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। भाई आपने ऐसे दी क्यों? आपने ऐसे लोगों को चाबी, आपने अपने आप को कमजोर किया क्यों? आईएएस आईपीएस ने अपनी शक्ति खुद छोड़ी है। अंग्रेजी समय में इसको बोलते थे क्या बोलते थे? आयरन स्टील फ्रेमवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, अगर आप लोग थोड़े से भी याद करोगे तो एक ऑफिसर थे, बहुत सारे ऑफिसर थे राधर, 1990, क्या नाम था उनका? इलेक्शन कमिश्नर, नाम बताओ भाई, किस इलेक्शन कमिश्नर की बात मैं कह रहा हूँ? इन्होंने सुझाव दिया था जो सबसे पॉपुलर इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को रियल पिक्चर में ले आए थे, मतलब इलेक्शन कमीशन की शक्ति। क्या नाम था उनका? साउथ के थे। हाँ साउथ के सर। क्या नाम था उनका? बहुत फेमस थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रियल सेंस में पावर दी। सर वीएस रमन देवी क्या? नहीं नहीं, क्या वीएस नहीं, वीएस साउथ के थे यार सर। अय्यर करके थे। अय्यर साउथ के थे। हाँ अय्यर नहीं थे, पर अय्यर नहीं थे सर। टीएन सोसन जो थे वो टीएन सेशन
What was TN Seshan? TN Seshan is a bureaucrat. But what he did, उसने पूरी सिस्टम को चेंज कर दिया, इलेक्शन को बहुत हद तक इलेक्शन कमिश्नर को पावर दी। अब ये पावर कहाँ से आ रही है? आज इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन कमजोर है, फलाना है फलाना है। वो कहाँ से जा रही है? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट, जो हम लोग हैं भाई, एज एन ब्यूरोक्रेट हम ही लोग तो शक्ति दे रहे हैं, हम ही तो इलेक्शन कमीशन को शक्ति विहीन कर रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन पे आरोप लग रहे हैं कि भाई वो केवल पॉलिटिकल पार्टी या कुछ विशेष की सहायता कर रहा है। बट TN सेशन ने अच्छे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको वो धूल चटा दी थी। इलेक्शन कमीशन के पास रियल सेंस में इतनी पावर होती। जो हमारी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, क्यों लगी थी किसी को पता है? इलेक्शन 1975 में इमरजेंसी, यस, इंटरनल वायलेंस ना कुछ ज्यादा ही हो रहा था, मतलब स्टेबल नहीं था। हेलो सर, गवर्नमेंट बैलेंस नहीं थी, सारी सब वायलेंस नहीं थी, गवर्नमेंट बैलेंस नहीं थी। बताओ मंगेश। इंदिरा गांधी का एक केस चल रहा था, अगर वो हार जाती तो वो अगले इलेक्शन का हार गई थी। इंदिरा गांधी वाज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ये फेमस केस था राजगोपाल नहीं, राजनारायण, ठीक है। एक राजनारायण होता था, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट उसने केस लड़ा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही अभी तक भारत के इतिहास में। अभी तक उतना पावरफुल कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उसकी MP की सीट कि ये MP गलत तरीके से चुनी गई है, ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। इंदिरा गांधी उस समय खत्म हो जाती, मतलब उनको वहां से वो कर दिया। इंदिरा गांधी को जब इतनी बड़ी आफत आई तो उसने उसको, मतलब इमरजेंसी का जेनेसिस कहाँ से हुआ? जुडिशरी से। जुडिशरी ने अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट किया और कहा कि नहीं, आपका जो इलेक्शन है ये फर्जी है, आपने जो है गलत तरीके को इस्तेमाल करके अपना इलेक्शन जीता और आपका इलेक्शन हम यहाँ से वो करते हैं। ये हमारी जुडिशरी की पावर थी, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की पावर थी। सो इट्स ओनली दैट वी आर गिविंग द पावर, वी आर लूजिंग द पावर इन फ्रंट ऑफ फ्यू एम्बिशियस। हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में? कुछ एम्बिशियस और सॉर्ट ऑफ लिटिल, बहुत सारे उनमें से क्रिमिनल टेंडेंसीज भी रखते हैं। ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं, उन लोगों को हम सारी पावर दे रहे हैं और हम केवल अपने लोभ लालच में, किस लिए? जस्ट बिकॉज कि नहीं मुझे 60 साल के होने के बाद आई वांट सम मोर एक्सटेंशन, की मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे 2-4 लाख रुपए की तनख्वाह। मतलब ठीक है यार, लोभ की लिमिट करो। अगर आप 60 साल में चीजें नहीं कमा पाए तो फिर आप नहीं कमा पाओगे। बट वी आर ऐसे तबकों को एनकरेज करती है सिस्टम। दैट्स व्हाई ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी वीक होती जा रही। आज किसी जुडिशरी के पास इतनी कुव्वत है? सोच के देखो, क्या कोई आज जज ये फैसला दे सकता है कि नहीं, आपका इलेक्शन जो है हम अमान्य करते हैं, आपने गलत तरीकों को इस्तेमाल किया? नहीं कर सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन। तो हम कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को लूज कर रहे हैं। दिस इज द पीपल ऑफ इंडिया हु आर इक्वल, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड दिस स्टेट पॉलिसी। जो मैं बताना चाह रहा था, ये जो हिस्से हैं, ये छोटे छोटे से हिस्से हैं, ये बहुत छोटे थे, ये तो बहुत बड़े बना दिया, इनको और छोटा छोटा बनाना चाहिए था, क्योंकि ये केवल छोटे से हिस्से हैं। एक्चुअल हिस्सा लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया है। और पीपल ऑफ इंडिया जिस दिन ये मतलब कॉन्शियस होंगे कि यस वी आर द एक्चुअल स्टेक होल्डर, वी डोंट वांट अ मोनार्कियल गवर्नमेंट जहां से सारी की चीजें कुछ एक लोग ही जो है डिसाइड करें, वी डोंट वांट दैट सिस्टम, वी वांट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर बात, आदमी की बात सुनी जाए, उसकी बात का वजन हो, एक ऐसा सिस्टम जो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करे। यही बेसिक गाइडलाइन, यही डायरेक्शंस, यही सिद्धांत हमारा DPSP हमें देता है कि भाई आपको आने वाले समय में स्टेट को भी डायरेक्शन देता है, पर मेरी समझ से लोगों को भी डायरेक्शन देता है कि आपको आने वाले समय में अगर अच्छा देश बनाना है तो ऐसा देश बनाना होगा, ऐसा देश आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वल डायरेक्शन हमारे लिए भी है, नॉट only for state, because we are the equal participant of this constitution, this democracy। तो
हम ये नहीं करते, डिसोन नहीं कर सकते कि जी प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर रहे, ये जी वो नहीं कर रहे, जज साहब ऐसा नहीं कर रहे। वी आर दी इक्वल स्टेक होल्डर। हम इसको समझें, हम पढ़ें, हम इन आइडियाज को लेके जाए कि नहीं जी ये गलत है। ठीक है, इलेक्शन जीतना हारना इज अ सिस्टम, ठीक है। कल किसी ने बोला था वी शुड हैव अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। व्हाई नॉट वी शुड हैव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? कब तक हम ये एफटीपीटी सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे? कितना पुराना सिस्टम है, सबको पता। आप सर्च करके देखो इसे, एफटीपीटी सिस्टम को, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम, ये पुराना सिस्टम है। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ज्यादातर जो अच्छी डेमोक्रेसी है वहां ये नहीं फॉलो किया जाता। अफगानिस्तान में फॉलो किया जाता है, ऐसे देशों में फॉलो किया जाता है जो थोड़े से पिछड़े हुए। ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है वहां नहीं फॉलो होता। बट आर वी अवेयर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज की? कौन सी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, उनमें क्या सिस्टम है? यहाँ हम लैग कर रहे हैं। बाबा साहब को उस समय पर पता था, हम उनको कह रहे हैं कि वो नकल मारते थे, ठीक है, पर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने एक एक का अध्ययन किया कि भैया आयरलैंड के उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, हम इसको डालेंगे तो उससे ये फर्क पड़ेगा। क्या हमें किसी दूसरे देश के संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम की समझ है? भारत के यही इलेक्शन, और इसके अलावा क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे जो है जर्मनी का क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, जो बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस में क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, नॉर्वे, स्वीडन जो अच्छे देश हैं उनमें क्या पॉलिटिकल सिस्टम है? क्या हम में से कोई बता सकता है? सर कोई नहीं बता। नो सर। तो क्यों? क्योंकि हम अपने आप को एम्पावर ही नहीं करना चाह रहे। हम जैसा हमें दिखाया जा रहा है कि भाई सारी दुनिया इसी इलेक्शन में ही आके सीमित है, इससे आगे तो कुछ नहीं है, या मेरे को वोट दे दो, या उसको वोट दे दो, या इसको दे दो, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि कोई ए पार्टी नहीं जीतती और बी जीत जाती तो पूरी कायाकल्प हो जाता। और अब वो जिनको जहां जहां ऐसा परिवर्तन हो गया वहां कायाकल्प हो जाएगा। दिल्ली में भी 10 साल हो गए आप पार्टी को, तो क्या कायाकल्प हो गया दिल्ली का? अभी पंजाब में है तो क्या पंजाब का हो जाएगा? इट्स वन पार्टी टू अनदर पार्टी। आपने कांग्रेस बदल दी, दूसरी पलट ली, पर जब तक आप अपने को एम्पावर नहीं करेंगे तो कोई ना कोई खड़ा होते रहेगा, कोई ना कोई आपकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए आते रहेगा, भेष बदल बदल के आएगा, वो कहेगा जी मैं ही करूंगा आपको। अरे मुझे करवाना ही नहीं है आपसे, मैं अपना एम्पावरमेंट खुद करूंगा ना, मुझे नहीं चाहिए आपसे एम्पावरमेंट। दैट इज द बेसिक आइडिया जो हमारी डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि हमारे को अपने डीपीएसपी के लिए काम इस तरह से करना है। हमारा जो डीपीएसपी का बेसिक आइडिया है वो हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड। ये बेसिक आइडिया हमने आयरलैंड जो देश है वहां से लिया कि वहां पे हमें पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए, भाई आयरलैंड में क्या सिस्टम है, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि वहां कैसा है, वहां के डीपीएसपी क्या कहते हैं। वी शुड गो थ्रू दैट, ठीक है। तो इसको बाबा साहब ने भी हाईली रिकमेंड किया और ये कहा कि अगर हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव सन 1947 में क्या था, जब देश आजाद हुआ, हमने देश आजाद क्यों किया, देश के नेताओं ने क्या सपना दिखाया, अंग्रेज चले जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? एक वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। दिस वाज द बेसिक आइडिया कि हम ऐसा स्टेट, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे। वेलफेयर स्टेट ऐसा होता है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, लोक कल्याण, सबके कल्याण के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए। मोनार्किकल सिस्टम में क्या होगा, कुछ लोगों के लिए, भैया ठीक है, ए आदमी बी आदमी हमारे खास आदमी है, इनको बढ़िया करो। और बट क्या आज लोक कल्याण के लिए काम हो पा रहा है? अभी हमारे जितने लोग चुने गए होंगे कोई भी करोड़पति से नहीं कम होगा, ठीक है, कोई भी करोड़पति। और यहाँ पर कितने करोड़पति बैठे हुए हैं, हमें से कोई है जो करोड़पति अपने को कह सके? परंतु जो इनको हम चुन के भेज रहे हैं वो सब करोड़पति। आर दे रिप्रेजेंटिंग यू? डू यू रियली थिंक कि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा सवाल यही रहेगा। और क्या वो लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं? जो हमारे लोग, जिनको कोई भी पार्टी दल रहा हो, क्या आपने उनका अध्ययन किया कि उन्होंने लोक कल्याण के कौन कौन से काम करने की बात कही है, वेलफेयर की कौन सी बात कही है? डीपीएसपी तो यही कहता है कि भाई हमें वेलफेयर स्टेट, बट हम ये सवाल खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि यार ये तो मुझे पूछना होगा ना उससे
नेता जब मेरा आएगा तो वो मुझे जब कहेगा कि नहीं ठीक है मैं आपको पैर छूता हूँ, ये करता हूँ, पैर छूने से लोक कल्याण कैसा होगा? आप पूछो कि साहब आप आए हो, ठीक है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कि क्या आप लोक कल्याण के लिए कौन कौन से कदम उठाने वाले हो, देन आपको पता चलेगा। ये हमारे बेसिक डीपीएसपी का उद्देश्य है। और इसी बात को रखते हुए कि ऐसा ना हो कि समय के साथ साथ लोग भूल जाए हमारी पब्लिक जो इसको आइडिया क्या है, क्यों रखना पड़ा, क्यों डीपीएसपी को रखना पड़ा, क्यों संविधान का, जबकि इसका कोई असर नहीं होता, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये हमारे संविधान में किसी तरीके से इसको हम ऐसा नहीं कि कहीं कोर्ट कचहरी ले जाएं या किसी को कहें कि नहीं आप इसे लागू करो, आप कुछ नहीं कर सकते। इसको पढ़कर केवल खुश हो सकते हो। उसके बावजूद भी इसको क्यों रखा गया, इससे क्या फायदा हो रहा है हमें संविधान में? सर बेस है एकदम, अगर हम समाज कल्याण नहीं, बट इसको लिख कर क्या फायदा हुआ? क्योंकि अगर लिखेंगे तो लोगों की नॉलेज में तो रहेगा ना, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट लोगों की सरकार आ रही है चुन के, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, देन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आम पीपल है वो भूल चुके हैं। हाँ, तो ये इसीलिए होता है, जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है, आप बेसिक ऑब्जेक्टिव लिखते बनाते हो, फिर क्या करते हो, उसको दीवार पे चिपका देते हो अपने सामने। फॉलो नहीं करते। नहीं, फॉलो की बात नहीं करो, फिर भी चिपकाते तो होगे, सबने चिपका रखा होगा कुछ ना कुछ, जिससे कि आपको याद रहे कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरे को क्या करना था। तो हमेशा अपने जीवन में ऑब्जेक्टिव को सामने रखना चाहिए। यही इसका बेस मेन उद्देश्य है डीपीएसपी को यहाँ रखने का, कि लोगों के सामने, ठीक है, चाहे स्टेट हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पीपल एट लार्ज हो, उनको याद रहना चाहिए कि हमें बनाना क्या था, हमें करना क्या था, हम करने क्या चले थे। नहीं तो कोई ना कोई आदमी तिकड़मबाजी वाला आदमी आएगा और वो तिकड़म बिठा के सबको भुला देगा, कहने ना कुछ नहीं, ठीक है, जो आपको मिल रहा है अभी, जैसे जो नैरेटिव चल रहा है, वो क्या नैरेटिव चल रहा है कि हमने आपको राशन दिया, मेडिकल दिया। अरे आपने थोड़ी दिया यार, वो उसके पब्लिक के पैसे को ही आपने उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। क्या आपने अपनी पॉकेट से, किसी आदमी ने अपनी पॉकेट से कुछ दिया? रादर आपने तो उसमें से खा लिया। आपकी जो गाड़ी में जिसको में आप घूम रहे हो, जिस ऑफिस में आप बैठ रहे हो, जो घर आपका है, जो आपको तनख्वाह मिल रहा है, वो पब्लिक के पैसे का, आप पब्लिक के पैसे पर खा रहे हो। और उल्टा नैरेटिव चल रहा है कि देखो हम आपको राशन बांट रहे हैं, आपको टीका लगा रहे हैं। ये नैरेटिव तो अजीब नैरेटिव है, बट इट इज गोइंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हम क्यों? क्योंकि हम इसको भूल रहे हैं, हम इस बात का हम लोग भूल रहे हैं, और इसे भुलाए जाने की कोशिश भी है कि भाई देखो हम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कौन दे रहा है यार? कौन अपनी जेब से किसी ने 8 आने भी दिए हो? उल्टा पब्लिक दे रही है, पीपल दे रहे हैं। तो जो डीपीएसपी है वो हमें बस यही कोशिश करती है कि हम याद रखें कि हम कर क्या रहे थे, हम करने क्या चले थे। तो इसी लोक कल्याणकारी राज्य को हमें बनाना है, ये हमारा मूल उद्देश्य था। उसी को याद रखने के लिए, उसको याद दिलाते रहने के लिए इस डीपीएसपी को यहाँ पर रखा गया। अब अगला सवाल इस पे उठ सकता है कि भाई इसको फिर जुडिशियल वो क्यों बना दी, क्या नहीं दिया गया कि भाई इसको कोर्ट के अंदर जाके कुछ चैलेंज कर सकता है? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें उस समय की हालात, क्योंकि कई बेसिक चीजें हैं। हम ये कहें कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अब आप कहें कि सर आप तो कह रहे थे आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो? तो मैं ये कहूँगा कि साहब ठीक है, मैं आज उतना नहीं कर पा रहा हूँ, जितना कर पा रहा हूँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा हूँ, परंतु कम से कम मुझे याद तो रहेगा कि मेरे को करना क्या था। आज नहीं कर पा रहा हूँ, 5 साल बाद करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, याद तो रहेगा, ताकि वो मेरे जहन में तो रहे कि मुझे करना क्या है। तो इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि डीपीएसपी का जो मौलिक उद्देश्य है वो हमारे मेमोरी में, हमारे एक फिक्सेशन के साथ कि हम क्या करना चाहते थे, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। तो एक बार डीपीएसपी जितने हैं उनको हम दोहरा लेते हैं, जितने आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, और आई होप मेरे नोट्स में है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है, फिर भी चलो मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। तो हमारे अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो डीपीएसपी को कैटेगराइज किया है आर्टिकल 36 से लेके
51 तक ये डीपीएसपी हमारे संविधान में मौजूद है, जो हमें समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या क्या करना है, हमें कैसा देश बनाना है, वो हमारे को याद दिलाने का ये काम करते हैं। तो इसको कैसे कैसे हम बांट सकते हैं? सबसे पहले इसको 3 हिस्सों में हम ब्रॉड कैटेगरीज में, 3 विचारधाराओं में, 3 अलग अलग तरीके की विचारधाराओं में हम इनको बांट सकते हैं। हम इनको सोशलिस्टिक यानी कि समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सिद्धांतों के तौर पर बांट सकते हैं, क्योंकि उस समय पर जैसा मैंने कहा था कि समाजवादी विचारधारा पूरे दुनिया में जिसका मूल उद्देश्य, मूल ऑब्जेक्टिव है कि जो भी रिसोर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पब्लिक जो रिसोर्स हैं हमारे पास, वो रिसोर्स कॉमनली ओन्ड होने चाहिए और कॉमनली यूटिलाइज होने चाहिए। जितने भी संसाधन हैं वो लोगों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, लोगों के मतलब लोगों के लिए इस्तेमाल हो, लोगों द्वारा इस्तेमाल हो, उनमें कुछ लोगों का, विशेष लोगों का आधिपत्य ना हो। तो उसको बचाने के लिए मूल अवधारणा समाजवादी अवधारणा है। दूसरी अवधारणा गांधीयन अवधारणा थी, गांधीवादी, क्योंकि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, निश्चित रूप से देश को एक किया, विचारों को एक किया, अंग्रेजों के सामने एक मजबूत शक्ति के रूप में देश को इकट्ठा किया और उससे फिर देश आगे बढ़ सका। तो जो गांधी जी के विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, जो गांधीयन थॉट कहलाते हैं, तो गांधीवादी विचार इसमें दूसरा हिस्सा है। जरूरी नहीं है समाजवादी, गांधी जी सभी समाजवादी विचारधाराओं से सहमत हो, ठीक है, क्योंकि समाजवाद दोनों ही एक बात कह सकते हैं। और तीसरी बात है लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, ऐसे लोग जो कि उदारवादी लोग है ना, उदारवादी सिद्धांत। हम कुछ ऐसे, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या देता है आपको? जो आदमी बुद्धिवादी होता है उससे क्या फायदा होता है? बौद्धिकता में ग्रोथ होगी, जान पहचान की शक्ति बढ़ेगी, अच्छे बुरे को पहचान सकता है, अच्छे बुरे को पहचान सकता है, करेक्ट। इंटेलेक्चुअल की यही कैपेसिटी होती है। पैसा कमाने से आदमी इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, पद पर आने से, मिनिस्टर बनने से, प्राइम मिनिस्टर बनने से वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता। बुद्धि होना, सही गलत की पहचान होना और पैसे का इकट्ठा करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज हो सकती है। जैसे आज के समय में भी ये चीज बहुत देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है, जो केवल अपने लिए ही चीजें, पर धीरे धीरे शक्ति सत्ता में वो लोग पहुंच रहे हैं। और इंटेलेक्चुअल लोग, जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो अच्छी बात, जो सही बुरे का फर्क कर सकते हैं, वो पीछे होते जा रहे हैं। और साथ साथ जो उदार विचार है, बुद्धि हमें क्या देती है? जो सही गलत होता क्या है? सही गलत क्या होगा? तो बुद्धि हमें ये देती है, इंटेलेक्ट हमें ये बताता है कि इसमें हम केवल ये नहीं देखते कि मेरे लिए क्या ठीक है, जो चीज सबके लिए, जो साइंटिफिकली सबके लिए कॉमनली ठीक हो, वही मेरे लिए ठीक है। हो सकता है आज मैं किसी एक चीज को बहुत ज्यादा वो कर लूं, कंज्यूम कर लूं अपने उसके लिए, सुख के लिए, या सारी संपत्ति अपने हाथों में रख लूं। तो एक साधारण व्यक्ति, एक एम्बिशियस आदमी, एक कैरियरिस्ट आदमी क्या सोचेगा? तो बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है, देखो वो कितना बड़ा आदमी बन गया, उसने देखो 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए या करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली। तो हम क्या होते हैं? हम खुश होते हैं, वो भी व्यक्ति खुश होता है, ठीक है। पर क्या ये अगर इंटेलेक्ट के तौर पे देखा जाए, सही तरीके से अगर हम अनबायस होकर देखे जाए, तो ऐसी संपत्ति का संग्रह क्या समाज के लिए अच्छा है या बुरा है, या क्या आपको क्या लगता है? समाज के लिए तो अच्छा नहीं है सर, पर्सनल अच्छा हो सकता है। पर्सनल भी अच्छा नहीं हो सकता? ये भी गलतफहमी है कि पर्सनल ये सर उसका मानना है ना, व्यक्ति जो पर्सनल कमा रहा है, इस तरह की कमा। तो मानना और सही और गलत में फर्क हो जाता है ना भाई। आप एक चीज मानते हैं, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर ये ताजमहल नहीं है, या तो कुछ और है, वो मेरी मान्यता है। पर जो है सो है ना, जो सही है सही है, जो गलत है सो गलत है। तो हम जो संपत्ति का अति से ज्यादा संग्रह या अति से ज्यादा लिप्तता, ठीक है, तृष्णा के पीछे भागना, जो सुबह चर्चा चल रही थी कि तृष्णा के पीछे भागना, ये हो सकता है हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे। अच्छा, जो व्यक्ति बहुत पैसे के पीछे भाग रहा है, क्या ये उसके लिए अच्छा है?
नो सर, उसके लिए भी अच्छा नो है। सर। नुकसानदायक है, उसे लगता नहीं है, बस वो एक ट्रैप में फंस गया है, वो भी जाल में फंस गया, पैसे कमाने के जाल में फंस गया है। ना उसे घर की फिक्र, ना बाहर की फिक्र, ना बच्चों की फिक्र, ना अपनी सेहत की फिक्र, केवल लगा पड़ा है पागलों की तरह पैसे कमाने में। करेगा क्या उन पैसों का, उसे खुद नहीं पता कि मैं करूंगा क्या इनका, बस इकट्ठा किए जा रहे हैं। अच्छा, समाज यहाँ पे एक भूल भी कर देता है, वो जरूरत से ज्यादा उसको एनकरेज कर देता है। अरे भाई भाई बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। क्यों एनकरेज करता है, समाज को ऐसे एनकरेज करता है? समाज अपने लालच में करता है, उसे लगता है भाई इसके पास बहुत संसाधन है, अगर हम इसको खुश करेंगे, इसको अपीज करेंगे, तो ये शायद इसमें से 100 करोड़ रुपए में से कुछ थोड़े बहुत मेरी तरफ भी सरक जाए। हम क्यों पैसे वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता, पर उनका अपीजमेंट बहुत होता है कि नहीं होता? सही कह रहा हूँ गलत? कोई अमीर आदमी आ जाए, मुकेश अंबानी आ जाए हमारे सामने, तो सब हम सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी जी अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना हाथ का मैल भी फेंक देंगे तो वो हमारे लिए, हमारा जीवन बदल सकता है उनसे। तो हम मुकेश अंबानी जी को क्यों पसंद करेंगे? इसलिए नहीं कि वो बहुत समझदार है, कुछ वो अच्छे हैं और उनमें कुछ और है, केवल अपने निजी हित के लिए। अगर मुकेश अंबानी जी वही बिल्कुल गरीब हो जाए, कल फटेहाल हो जाए, या जैसे आज विजय माल्या है, विजय माल्या का हम उदाहरण ले सकते हैं हमारे सामने। जब विजय माल्या अपने चरम पर होंगे, पूरी दुनिया, बड़े बड़े नेता, आम आदमी, बड़ा आदमी, सब आदमी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, भाई करोड़, 10,000 करोड़ की संपत्ति है और बड़े आदमी है, हर कोई उनका। आज विजय माल्या कहाँ पर है? मुझे नहीं लगता किसी को पता भी होगा कि वो हैं कहाँ, अभी जीवित है या कहीं चल तो नहीं बसे, कुछ और तो नहीं हो गए, हमें नहीं पता इसकी जानकारी कुछ भी। आज कोई मीडिया उनके पास थूकने के लिए भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो निजी हित खत्म हो गया। तो हमारे समाज की प्रायोरिटी निजी हित ज्यादा हो जाता है, और ऐसे में हम अपने लिए नुकसान रहते। तो इंटेलेक्ट, बुद्धिवादी व्यक्ति आपको ये बता सकता है एक कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, आप किस ट्रैप में फंसे हुए हो, वो उसे डिफरेंशिएट कर सकता है बुद्धिवादी व्यक्ति। तो उदारवादी लोग, कहीं ना कहीं बुद्धि हमें इस बात की समझ देती है कि हम ऐसी चीजें करें जो हमारे लिए भी अच्छी हों, जो समाज के लिए भी अच्छी हों, जो आज भी अच्छी हों, जो कल भी अच्छी रहें। हो सकता है आपने आज संग्रह कर लिए, आपके कारण बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, तो उनकी स्थिति खराब होने से आपकी भी स्थिति कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। हो सकता है कल कोई बहुत अमीर आदमी है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर वही, या कोई उसे गोली मार दे, अगर क्राइम की स्थिति अच्छी होती हमारे देश में तो शायद ऐसा ना हो, या सड़कों की स्थिति अच्छी होती, रोड सेफ्टी अच्छी होती, तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। तो चाहे उसके पास आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, पर सड़क तो वही है जिस पर उसे चलना है, क्राइम सोसाइटी तो वही है जिसमें उसे रहना है, क्राइम उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, वो कितनी भी सिक्योरिटी कर ले। तो कहीं ना कहीं ये हमें अल्टीमेटली खुद वापस भी हिट करता है, समाज को तो करता ही है। और ये 3 तरीके की अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिन विचारधाराओं में हम अपने डीपीएसपी को बांट सकते हैं। तो जैसे समाजवादी विचारधारा की बात करें, तो समाजवादी विचारधारा में आर्टिकल 38 समय कहता है कि हमें लोगों के कल्याण, लोक कल्याण के लिए काम करना है। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम काम किसके लिए करेंगे? लोक कल्याण के लिए, ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। जो भी साधन संसाधन है वो सबके लिए, हम जो भी टैक्स इकट्ठा होगा, जो पैसा आएगा, वो जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा लोगों से, उसको किस लिए खर्च किया जाएगा? लोगों के कल्याण के लिए। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, इसीलिए समाजवादी विचारधारा है। ध्यान रखिएगा, समाजवादी नाम रखने से समाजवादी नहीं होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, कि आप जो संसाधन आपके पास है, आपके देश के पास है, स्टेट के पास है, उनको वितरित करेंगे और बराबरी से वितरित करेंगे। यानी कि यदि किसी के पास ज्यादा संसाधन है, किसी के पास कम संसाधन है, तो आप कोशिश करेंगे भाई ज्यादा वाले से थोड़े से, जो जिसके पास कम संसाधन है उसके पास वो संसाधन जाएं, और उन संसाधनों को कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, पूरा जो हमारा जो सोसाइटी है उसके लिए खर्च करेंगे। कॉमन गुड के लिए, किसी के पर्सनल गुड के लिए खर्च नहीं करेंगे। और अगर आज देखेंगे तो बहुत बार कॉमन गुड के लिए पैसा खर्चा नहीं होता। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि 2 लोग सेम काम कर रहे हैं, उनका वेतन अलग अलग होगा, परंतु आज
बहुत सारी ऐसी जगह है जहां इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। ऐसा आप कहीं जानते हैं कहीं जहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो या ना हो? कोई उदाहरण किसी को पता बिल्कुल हो? है। हाँ, उदाहरण है अभी जैसे बताओ। अभी रिसेंटली अभी हमारे ईएसआई में क्या हुआ था कि आर्टिकल 39 है ना, इक्वल ए, हाँ उसी के लिए। तो कुछ नर्सिंग स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल थे और भी स्टाफ थे, तो उनको इक्वल पे नहीं मिलती थी। तो फिर एक केस चल रहा था एमसीडी गवर्नमेंट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में, फिर उन्होंने आर्टिकल 19 का डिसीजन देके फिर वो सभी पे इम्प्लीमेंट करवाया। आज भी बैकफुट से वो लोग कॉन्ट्रैक्टर उनसे पैसे लेते हैं। नहीं, इसके अलावा भी, ये तो आपने विद इन कॉन्ट्रैक्टर वाले कॉन्ट्रेक्चुअल्स वालों की बात कर दी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके एक टीचर होते हैं उत्तर प्रदेश में और जगह पे भी होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? लोक मित्र, कौन सा मित्र? पैरा टीचर्स, शिक्षा मित्र, ठीक है। एक होते हैं शिक्षा मित्र, एक होते हैं जो रेगुलर टीचर है, परमानेंट टीचर। शिक्षा मित्र का वेतन किसी को पता है कितना होता है? 8,000 है, 10,000 हो गया है 5 से 10,000 रुपए के बीच में। और परमानेंट टीचर का वेतन 40,000 रुपया, ठीक है। मोटा मोटा भी देखें। अब शिक्षा मित्र का काम क्या है? हाँ, पढ़ाना ही है, बच्चों को पढ़ाना। परमानेंट टीचर क्या काम करेगा? वो भी बच्चों को पढ़ाएगा। पर ऐसा भेद क्यों है कि भाई वो 40,000 रुपए परमानेंट को और 10,000 रुपए उस शिक्षा मित्र को, जस्ट बिकॉज वो अलग अलग जगह पे पढ़ा तो दोनों ही रहे हैं, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो नहीं हो पा रहा। हमारे डॉक्टरों में ये बहुत है, जहां कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर है, कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर को 70,000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब उनके वेतनों में बहुत अंतर है। जो किसी भी लेवल पे आप चले जाओ, अभी इन्होंने नर्सिंग उसका एग्जांपल दिया, अभी भी मैं दावे से कह सकता हूं अगर रेगुलर नर्स होंगी और जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स होंगी, कितना फर्क है उनके वेतन में? सर उनके वेतन में तो 50% का फर्क है। 50 से ज्यादा का फर्क होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल उनको कितनी वेतन मिलता है अगर आपको पता हो तो? अभी दे रहे उनको 42,000। 42,000। रेगुलर नर्स को मैं दावे से कह सकता हूँ 90,000 लाख रुपए तक मिल जाते हैं दिल्ली के अंदर में। हाँ, रिसेंटली अगर कोई रेगुलर नर्सेज अप्लाई होती है तो उसको मिलते हैं 60 से 65। वो बेसिक पे होती है, उसके ऊपर उनको अलाउंस मिलते हैं, डीए मिलता है, ठीक है, तो वो और तमाम चीजें मिलती हैं। तो सेम काम दोनों, क्या है ये एक बात बताओ, रेगुलर नर्स और कॉन्ट्रैक्ट की नर्स कुछ अलग अलग काम करती है? नो सर, और कॉन्ट्रैक्ट वाले और ज्यादा करते हैं। और ज्यादा करते हैं, करेक्ट। परंतु इस सिद्धांत को हमारी सोसाइटी में हमारे सामने ही तोड़ा जा रहा है, टूट रहा है। पर हम क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, आराम से बैठे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, ठीक है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज भी हमारे बच्चे बहुत हद तक शोषण का, तरह तरह के शोषण का शिकार हो रहे हैं। चाहे उनको फोर्स लेबर की बात की जाए, आज भी ढाबों पर हम कहीं भी चले जाएं, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के, 8-8 साल के बच्चे एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं। उनको स्कूल में होना चाहिए, वो ढाबों पे कर रहे हैं। उनके बेचारे ओए, और मतलब जो भी है, आप सबको पता है ढाबों पर, होटलों में बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको उनका ग्रॉस एक्सप्लॉयटेशन, और ऐसे नहीं, थोड़े बहुत नहीं, मेरे ख्याल से करोड़ों बच्चे हैं जिनका ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब ये एक्सप्लॉयटेशन क्या देश के लिए अच्छा है? क्या ऐसा बच्चा जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा? क्या, मैं कभी कभी महसूस करता हूँ, कोई क्रिमिनल भी कैसे बनता है? क्या क्रिमिनल्स बॉर्न होते हैं? पैदाइशी हम क्रिमिनल होते हैं कोई भी? नहीं सर, बना देती हैं, मजबूरियां भी हैं समाज के। मेरे साथ जब बहुत बार बहुत सारी बुरे बुरे अनुभव होते रहेंगे, मेरा जीवन केवल बुरे अनुभवों से, ठीक है, हैरेसमेंट के अनुभवों से भरा रहेगा। तो मुझे भी हैरेसमेंट करना किसी का, जब मेरे पास अगर वो मौका आएगा तो मैं भी किसी के साथ वही चीज करने की कोशिश करूंगा। अभी बच्चों का जो बचपन है, उनको कैसे, अगर आप लोग होटल ढाबे जाते हो तो बच्चों से कैसे बात करते हैं? उन्हें मारना, पीटना, हर चीज उनके साथ होती है।
अब जब ये बच्चा 18 साल का 20 साल का होगा क्या बनेगा? क्या उसके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज नहीं होंगी? जब उसके साथ ऐसा हुआ है तो उसे लगेगा कि हाँ ये नॉर्म है सोसाइटी का। वो बच्चा आज पिट रहा है, क्यों पिट रहा है? उसे पिट रहा है, कोई उसे गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो ऐसा क्यों होने दे रहा है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भाई मैं बच्चा हूं, ये बड़े हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, मैं भी यही करूंगा। आप लोगों के स्कूल में रैगिंग हुई होगी तो क्यों रैगिंग होती है? रैगिंग का एक बहुत बड़ा तर्क यही रहता है। हेलो, सर नहीं यस सर। रैगिंग का एक बहुत बड़ा तर्क, में जब मैं खुद कॉलेज में था तब मेरे को याद है, सबसे बड़ा तर्क एक ही था, हमारी हुई है तो हम भी करेंगे, है ना? कोई ये नहीं सोचता था क्यों करना है, क्यों किसी नए बच्चों को बिना मतलब परेशान करना है, किसी को करना है। क्या हम आप में से काफियों ने शायद की भी होगी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा, और क्या कभी हमने सोचा कि हम क्यों कर रहे हैं रैगिंग? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी हुई तो इसलिए हम कर रहे हैं, बस यही एक तर्क है उसका। सेम चीज मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों के मानस पर ये आर्टिकल 39 ये कहता है कि भाई इन सब चीजों को हम रोकेंगे, उनको बचाएंगे, हमारे यूथ को, बच्चों को, ताकि जब वो बड़े हों तो अच्छे नागरिक बने, रेस्पॉन्सिबल नागरिक बने, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने वाले नागरिक बने। पर उसकी हमें अभी आवश्यकता है, उसके लिए अभी हमें तैयार होने की जरूरत है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। हमने बहुत बार बात करी कि कानून बहुत लंबा, बहुत महंगा है, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आर्टिकल 39 यही प्रावधान देता है कि हम अपने समाज में जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको बराबर न्याय और बराबर, एक सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो, तो चलिए, इसके बाद तो हमारा आर्टिकल 39A हमें फ्री लीगल एड की, हमें मुफ्त कानूनी सलाह और हमारे न्याय को सुनिश्चित करने का काम करता है। आर्टिकल 41 कहता है कि हमारे पास राइट टू वर्क या राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। सभी को काम का अधिकार मिलना चाहिए कि भाई मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कुछ मेरे को भी जीवन चलाने का साधन मिलना चाहिए। पर हमारी आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। हम सब मेरे ख्याल से काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा है जो ये कहेगा कि नहीं जी मैं काम करना ही नहीं चाहता, वह बहुत पैसा है। आई डाउट कि किसी कोई ये कहे, पर वजह है कि मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट ठीक तरीके का, या तो ऐसा काम है जो शायद मैं नहीं करना चाहता, मजदूरी या ऐसा कुछ, अन्यथा मेरे जो अपनी कैपेसिटी का जो मैं कर सकता हूँ काम, वो उपलब्ध ही नहीं है। तो राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वर्क होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एटलीस्ट हमने पेपर्स में तो कर ही लिया है, तो इसी तरह से हमें राइट टू वर्क भी धीरे धीरे वहां जाना चाहिए। लोगों के लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, कि हमें अपने लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ, जो माताएं हैं, जैसे हम माताओं की बात करते हैं, हम कहते हैं कि महिलाओं को क्यों छुट्टी मिलनी चाहिए, मैटरनिटी लीव, ये मैंने अपने सामने होते हुए इशू देखा कि महिलाओं को 6 महीने 8 महीने की छुट्टी मिलती है जिसमें उनको पूरा वेतन मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि यार औरतों के मजे हैं, तो आधी नौकरी तो उनकी ऐसे ही चल जाती है। तो ऐसे में ये हमारा संविधान खुद कहता है कि नहीं है, ये हमें देना होगा अपनी जो मदर्स हैं उनको। क्यों देना होता है हमें? क्यों मदर्स को हमें पैसे देने चाहिए? जब बच्चे उनके हैं तो वो अपना देखें, सरकार क्यों पैसा दे, या कोई भी मतलब प्राइवेट ऑफिस में वेतन दे उनको? सर क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए अपना योगदान दे रही हैं। तो जो बच्चा है वो एक सामाजिक चीज है, ठीक है, एक सामाजिक साधन है,
संसाधन है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, और वो माता उस बच्चे को जन्म दे रही है, उसको अपने गर्भ में रख रही है, उसका लालन पालन कर रही है अपने शरीर के कॉस्ट पे, अपने करियर के कॉस्ट पे। तो यदि आप उससे ये अधिकार छीनेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है जिसको वो ले रही है, और आप उसे कर भी नहीं सकते। जो आदमी लोग तो ये काम कर नहीं सकते, कर वो महिला ही सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं उसे कॉम्पनसेट करना ही होगा, करना ही चाहिए। ठीक है, आप पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं वो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, प्राइवेट सेक्टर की और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उसको कॉम्पनसेट करें। ये हमारा आर्टिकल 42 कहता है। फिर इसके बाद आर्टिकल 43A है, जो ये कहता है कि हमें अपने मजदूरों को, ठीक है, जो मजदूर लोग हैं उन लोगों को फैक्ट्री में मैनेजमेंट में लेकर आना चाहिए, वो बराबर के भागीदार रहें। क्यों मैनेजमेंट के अंदर में मजदूर होने चाहिए, वर्कर्स को क्यों होना चाहिए? दोनों बात है सर, एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी बनेगी कंपनी की भी, फिर वो एक उद्यमिता खुद ओनरशिप में जब रह के काम करेगा तो अच्छे अच्छे सजेशन भी दे सकता है कि हमारी जो कंपनी है कैसे और ग्रो करे। और फिर एक यूनिटी भी बनेगी जो ओनर के बीच में और एक कर्मकार के बीच में एक बंधुता बढ़ेगी, जो हमारे डीपीएसपी का हिस्सा है कि सामाजिक कल्याण। तो मिलके एक दूसरे के साथ चलेंगे तो और सामाजिक कल्याण की उत्थान के लिए हम अग्रसर रहेंगे। बिल्कुल सही है। तो हमारे को ये बात समझनी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ताजमहल किसने बनाया? मजदूरों ने। पर मैंने तो पढ़ा था कि शाहजहां ने बनवाया। सब बनवाया है, लेकिन बनाया तो है ना? तो पैसा तो बेशक ठीक है, उसके पास गोल्ड कॉइन्स होंगे, वो तो उसने लगाए, पर बनाया किसने? ताजमहल तो मजदूरों ने बनाया। ऐसे ही हमारा जो देश है, जो बिल्डिंग्स है, जो इंडस्ट्री है, जो उत्पादन है, जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है वो कौन कर रहा है? उत्पादन कहाँ से आता है? कौन करता है उत्पादन? रिलायंस के आगे करें तो हम क्या कहेंगे कि भाई रिलायंस ने उत्पादन किया या मुकेश अंबानी ने उत्पादन है, ठीक है, ये रिलायंस कंपनी का उत्पादन है। पर ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। भाई ये मजदूरों के द्वारा उत्पादित चीज है, उनके श्रम से। अगर वो अपना श्रम ना लगाते तो क्या ताजमहल बन जाता? क्या जो कुछ भी आज हमारे सामने है, अगर वो मजदूर श्रम नहीं करेंगे तो वो बन जाएगा? ठीक है। तो यहाँ इसको अंतर करने की जरूरत है कि हम मजदूरों के हक को भी बराबर समझें, और उनको, जैसे इन्होंने कहा भी रविंद्र ने, कि मैनेजमेंट में लेकर आए, ताकि उनकी अपनी भागीदारी हो कि यार ये मेरी अपनी चीज बन रही है, ये जो फैक्ट्री है ये मेरी भी है, तो मैं इसमें अपना हिस्सा ले सकूं। फिर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, की ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाए जो सामूहिक रूप से काम करने के लिए तैयार हो, ठीक है, जहां पर लोग मिलजुल कर एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए समूह के तौर पर काम करना चाहिए, कर सके। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हमारे हो गए। आर्टिकल 43B है, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि समाजवादी कौन से आर्टिकल है। इनफैक्ट मैं आपको सलाह दूंगा कि जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे आप नंबर वाइज क्रमबद्ध तरीके से याद करिए। 36 क्या बोलता है, 37 क्या बोलता है, 38 क्या बोलता है, 39 क्या बोलता है, इस तरह से याद कीजिए। फिर उसके सामने याद रखिए कि ये समाजवादी सिद्धांत है, और ध्यान रखिए कि समाजवाद होता क्या है। कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि किताब में लिखा हुआ है, किसी किताब में, कि ये समाजवादी सिद्धांत है, पर जो समाजवादी सिद्धांत होगा वो उदारवादी भी सिद्धांत होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि उदारवादी नहीं होगा समाजवाद। भाई आप आप अगर बुद्धि के साथ सोचेंगे तो आप भी वही सोचेंगे कि हाँ यार सबके लिए होना चाहिए, इन सारी चीज मेरे पास ही क्यों रहे, सबके हमारी कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए। जब पूरा देश डेवलप होगा तो मैं भी डेवलप हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो भी मतलब इन विचारों में ओवरलैप है, तो इनको स्ट्रिक्टली बाउंड्रीज में मत बांधिएगा, मोटा मोटा याद रखिएगा कि कौन सा सिद्धांत कहाँ पर है। पर अगर थोड़ी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिएगा कि वो सिद्धांत इधर से उधर जा सकते हैं। कंसेप्ट को याद रखिएगा कि बेसिकली समाजवाद क्या होता है, गांधीयन थॉट क्या है, और हमारा जो उदारवादी विचार है वो क्या है। तो गांधीयन विचार में जो आर्टिकल 40 है वो ये कहता है कि हम अपने गांव में पंचायत बनाएंगे। पंचायत हमारा एक पुराने समय का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो चला आ रहा था,
तो गांधी जी इसको लागू करना चाहते थे, पर बाबा साहब इसके विरोधी थे। तो क्यों विरोध करते थे बाबा साहब? सर बाबा साहब का मानना था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो गांव से ही होता है, जो कास्टिज्म है वो ज्यादा रिजिड है गांव में, हाँ, शहरों में वैसा कम है। पंचायत अनऑर्थोडॉक्स कम्युनिकेशन है। जितनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उतना ही ये अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि पंचायत लोग ना तो पढ़े लिखे हैं ना वो क्वालिफाइड हैं, बस जैसा उनको एक कॉमन परसेप्शन में, और लोगों को खुश रखने की ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। तो ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन, और खास तौर में जो वंचित तबका है उसका डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पंचायत, तो इसलिए पंचायत अच्छे हैं तो पंचायतों में अपने तरीके के दोष भी हैं। जो रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी, बाबा साहब अर्बनाइजेशन के बड़े समर्थक थे, और आज के समय में अगर हम अर्बनाइजेशन को समझेंगे तो जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न नेशन है, उनके लिए अर्बनाइजेशन आवश्यक भी है, क्योंकि अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं उस श्रम को मुक्त करता है, लोग बाहर जाकर काम कर सकते हैं। तो अगर हम विलेज कम्युनिटी में ही फंसे रहेंगे तो हम अपने श्रम को मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत की बात है। फिर है कि हमारे पास एक लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए आर्टिकल 43 में, और हमें कॉटेज इंडस्ट्री को, ठीक है, छोटे उद्योगों को हमें प्रमोट करना चाहिए। सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 14 वर्ष के बच्चों को दी जानी चाहिए, ये गांधीयन सिद्धांत है। इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जो कमजोर तबके के लोग हैं, विशेष रूप से SC ST हैं, उनके कमजोर तबके के लोगों को आर्थिक और उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट, जो उनके शैक्षिक इंटरेस्ट है, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शराबबंदी या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को बंद किया जाना चाहिए। काउ स्लॉटर को बंद किया जाना चाहिए। खेती को, एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइन पर, वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 46 से लेकर 48 तक है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल, लिबरल इंटेलेक्चुअल थॉट्स की बात करते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आर्टिकल 44 के द्वारा ये कहा गया कि ये लागू होना चाहिए, ताकि सभी जो कानून है वो सभी के एक जैसे रहें, एक तरीके का सिविल कोड लागू हो, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के हिसाब से कानून अंतर ना हो। दूसरी बात इन्होंने ये है कि जो एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, जंगलात को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, ये जो आर्टिकल 50 है वो ये कहता है कि हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहनी चाहिए। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के और नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको बचाया जाना चाहिए। और अंत में हमें पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी, ना केवल भारत में, क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी पीस रहेगा तो हमारा देश भी पीसफुल रहेगा। अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस तरीके के लड़ाई झगड़े होंगे तो हमारे देश में भी लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, पीस और शांति फैलेगी। तो ये हमारे DPSP के सिद्धांत है। हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 11:05 पर वापस ज्वाइन करते हैं। हेलो, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। तो हम लोग DPSP में जो काउ स्लॉटिंग के लिए लिखा गया ना, स्लॉटरिंग के लिए, तो ये विशेष रूप से गाय पे ही क्यों है और कोई जानवरों पे क्यों नहीं लिखा गया कि हाँ तो बफेलो को भी नहीं स्लॉटिंग करना है, या अदर एनिमल्स को, स्पेशली काउस को थोड़ा? स्पेशल काऊ के लिए नहीं है दीपक सर। काऊ के लिए नहीं है, लेकिन दुधारू काऊ एनिमल्स है। मतलब जो भी मिल्क देते हैं उनके लिए। हाँ, जो हाँ, दूधारू पशु हैं जिनसे मिल्क प्राप्त होता है उन सब के लिए है। तो गाय और बछड़ों के लिए ऐसा नहीं है कि स्पेशल गायों के लिए। निश्चित तौर पे जब
गाय लिखा हुआ है तो उसके जगह पे तो भैंस भी लिखा जा सकता था ना, कि भैंस और दुधारू पशुओं के लिए मेरे समझ से, और केवल दुधारू ही पशुओं के लिए क्यों? जैसे कि अगर बैल है तो उसको स्लॉटिंग किया जा सकता है क्या? तो गाय को भी स्लॉटिंग किया जा सकता है अगर उसको एज के अनुसार कोई मेडिकल डिसेबिलिटी है, तो वो भी प्रोसीजर है उसमें भी। जो हमारा ये पिंक रेवोल्यूशन एक्ट है ना, इसमें सारा मेंशन है। लेकिन वो हम लोगों के बीच में ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है धार्मिक रिलेटेड रूप से कि हम वो चीज अलग है। अगर इंडिया को हम देखेंगे तो पिंक रेगुलेशन में नंबर 1 है, फिर वो कैसे हो गया? जब आर्टिकल 48 आपको बाध्यता करता है कि ये चीज हमें नहीं करनी, तो पिंक रेगुलेशन हो कैसे गया? ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। सॉरी। हाँ, अच्छा, सर ने अभी एक बताया ना, मादक और जो नशीले पदार्थ है जैसे वाइन है ना, आर्टिकल 47 है ये। तो इसके भी जो अपना नशीले पेय पदार्थों का एक जो एक्ट है, वो हमें कहता है शायद 100 मीटर के दायरे से हमें, जो जहां नॉर्मल पॉपुलेशन है उसके 100 मीटर के दायरे से दूर दूर वाइन की शॉप होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे एकदम ऐसी है कि 100 मीटर तो छोड़ो, 5-10 मीटर पे भी आपको मिलेगी। और सिटीज में मोस्टली जो है इसका अपोज भी होता है, और गांव में तो इतना नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों को भी इसका अपोज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे माइंड को, जो क्रिएटिविटी है, जो हमारे डीपीएसपी के उद्देश्य है, उनको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता है। तो हम लोगों को भी ये आर्टिकल 47 से सीखना चाहिए कि लोगों को हम अवेयर करें। और ये भी कॉमन बात आपको देखने को मिलेगी कि जहां वंचित पिछड़ा सोसाइटी है, वो उन लोगों के आसपास ये ज्यादा आपको वाइन की शॉपें मिलेंगी, क्यों? वो इन चीजों को जानते नहीं, अपोज भी नहीं करते। क्योंकि सेक्टर हमारे यहाँ गुड़गांव में ऐसा एक सेक्टर 48 या 47 में ऐसा ही कुछ आया था कि वो बीच की सोसाइटी मार्केट के अंदर वाइन शॉप को वहां पे बनवाया गया था। फिर वहां पे लोगों ने जाके धरना प्रदर्शन किया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने यूनिटी दिखाई, तब जाके बहुत मुश्किल से वो शॉप वहां पे हटी। तो हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है या वर्तमान जनरेशन है उससे दूर रहे। एग्री हैं क्या आप लोग? हाँ। तो हमें एक पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को, क्योंकि मोस्टली सभी लोगों को पता नहीं है इन चीजों के बारे में, और फिर अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं। चलिए, तो
आगे बढ़े। किसी का कोई सवाल यहाँ तक किसी डायरेक्टिव पॉलिसी को लेकर? हेलो सर, फेबियन सोशलिज्म क्या है? फेबियन सोशलिज्म, यस सर। हाँ, सोशलिज्म के अलग अलग तरीके के कई प्रकार हैं। समाजवाद के प्रकार अगर बात करें तो जैसे एक किस तरह से समाजवाद आएगा, इसको लेके एक विचार था कि भाई कैसे समाजवाद, हम समाजवाद की अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, पर खाली अच्छी बातें करने से तो कुछ होगा नहीं, होगा या फिर? ओ सर। है ना, समाजवाद मतलब ऐसा नहीं है कि हम में से कोई किसी के लिए नई चीज हो। क्या हमारे लिए समाजवाद नई चीज है? नहीं सर। तो जब समाजवाद नई चीज नहीं है तो उसको लागू क्यों नहीं कर पाते हम? मेरे दिमाग में भी एक प्रश्न है कि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग कोई विद्वान लोग हैं, हम ही लोग समझदार लोग हैं, हम कोई खास विशेष मैं नहीं समझता हूँ कि ना हम कम अकल हैं ना हम कोई ज्यादा अकल हैं, हम उतने ही अकलमंद हैं जितने हमारे से पूर्वज रहे होंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि इन 2000 सालों में या 2500 सालों में ये व्यवस्था टिकी हुई है? और जो सर, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो रिसोर्स को अपने ही पास रखना चाहते हैं, वो तो रहेंगे, चाहते नहीं है। तो क्या आने वाले समय में ऐसे लोग पैदा होने बंद हो जाएंगे? अगर इसे बिल्कुल वैज्ञानिक तरह से देखें तो समाजवाद का विचार ऐसा नहीं कि हम ही को पता हो, हमने ही सीखा, पर समाजवाद अगर कभी इसको विशेष अलग से चर्चा करेंगे, अभी मैं केवल फेबियन सोशलिज्म पर बात कर देता हूँ। तो समाजवाद का जो विचार है, ये विचार बेसिकली जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने 1800 या उससे भी पहले के कुछ विचारक हैं, पर मूलतः ये 1800 और 1900 के बीच में, ये 1800 से 1850 के बीच में ये समाजवादी विचार बहुत मजबूत हुआ। और इसका एक कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति ने समाजवाद के विचार को मजबूत किया। तो हमारे जो विचार होते हैं, हमें लगता है कि हम सोचते हैं, हमारे विचार हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अगर किसी दिन कहोगे तो मैं इस पर अपनी जो मेरी समझ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पर मैं अपनी समझ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जो इस समाजवाद के इस समय के विचारक थे कि समाजवाद आए कैसे, ये बात ठीक है, हर कोई कह रहा है कि हाँ ये सब कुछ ऑब्वियस है, ये जो जितनी बातें हमने अभी कही, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सब ऑब्वियस बात है, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो ये बात आपको समझ आएगी। बट दिक्कत ये है कि ये आखिर हो क्यों नहीं रहा है, होता क्यों नहीं है? बहुसंख्यक लोग एक्सप्लॉइटेड होते हैं और अल्पसंख्यक लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये शोषण और शोषक की व्यवस्था टिकी कैसे हुई है? और इसको अगर टिकी हुई है चलो वो अलग बात है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? तो वैज्ञानिक आधार सोचने के लिए अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके के विचार दिए। तो जो जैसे हमारा जो कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, साम्यवाद एक प्रकार का वो भी समाजवाद है, पर साम्यवाद में जो मेथड है, मेथड क्या है? मेथड है कि जो वर्कर लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों को, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मजदूर वर्ग तैयार हो रहा था जो थोड़ी बहुत एजुकेशन रखता था और एक साथ रहता था। तो जब वो एक साथ रहता था तो उन्होंने ये कहा कि हमको, इन मजदूर वर्गों को, जो ये राजाओं की मोनार्कियल सिस्टम है इसका तख्ता पलटना पड़ेगा, इसको ओवरटर्न करना पड़ेगा, एंड विद द यूज ऑफ वायलेंस ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा समाजवादी लोग, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो मानते थे कि हमें ऐसा करना होगा और इसके लिए वायलेंस भी अलाउड है, वायलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि तख्ता पलटना है, कोई भी राजा स्वेच्छा से तो अपने आप को देगा नहीं। तो ये मानते थे कि हमें इस राजा को, जैसे कि पेरिस की क्रांति में हुआ, जो पेरिस रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने नई विचारधारा आई और उन्होंने उठ के एक दिन राजा को किले में घुस गए, उसको वहां से पकड़ा, बाहर निकाला और 2-3 साल बाद उसको और उसकी वाइफ को, दोनों को गुलिटन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये ऐसा ही कुछ विचार
जो है मार्क्सवाद ने हमें दिया, कम्युनिज्म ने, कार्ल मार्क्स का जो विचार था। फेबियन जो सोशलिज्म है वो भी इसी समय पर चल रहा था, पर फेबियन सोशलिज्म में मोटा बात यह है कि ये जो प्रोसेस होना चाहिए ये डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। कम्युनिज्म में इसी चीज को, इस समाजवाद को लाने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स का और वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेबियन सोशलिज्म में हम ये कहते हैं कि ये समाजवाद आना चाहिए, बट दिस शुड कम विद पीसफुल मीन्स, डेमोक्रेटिक मीन्स, लोगों की भागीदारी के साथ इसको होना चाहिए। यहाँ ये कहते हैं कि समाजवाद के लिए डिक्टेटरशिप आवश्यक होगी, जो रशिया में बाद में लेनिन और फिर स्टालिन की डिक्टेटरशिप वो यहीं से आती है। तो डिक्टेटोरियल रिजीम को अलाउ करते हैं। फेबियन सोशलिज्म कहता है कि नहीं, हमारे पास डेमोक्रेटिक मेथड्स होने चाहिए। तो जो दोनों बात एक ही करते हैं कि समाजवाद होना चाहिए, रिसोर्सेज कॉमनली वो होने चाहिए, परंतु उसको वहां तक पहुंचने का तरीका क्या होगा, ये फेबियन सोशलिज्म में और जो कम्युनिज्म है वहां पर अंतर है। ठीक है, ओके सर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो ये फेबियन सोशलिज्म होता है, इसका विचार हमें, ठीक है चंद्रा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गए हमारे डीपीएसपी। हम डीपीएसपी को अपने आर्टिकल वाइज में आपसे दोबारा से कहूंगा कि आप उनको याद कर लें। अच्छा, डीपीएसपी के अलावा भी हमारे संविधान के अंदर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो डीपीएसपी में लिखे नहीं है, इस भाग 4 में नहीं है, परंतु उनका मूल चरित्र ऐसा ही है, इसलिए उनको डीपीएसपी माना जा सकता है एक तरीके से। वो भी हमारे देश, राज्य के लिए, स्टेट के लिए दिशा निर्देशक सिद्धांत हैं। जैसे कि एक है कि जो SC ST लोग हैं उनको सर्विसेज में उनको लाने के लिए प्रयास होना चाहिए, और जिससे कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बरकरार रहे। मतलब एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बरकरार रखते हुए हमें SC ST वर्ग के लोगों को नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। ऐसा आर्टिकल 335 में लिखा गया है, जो हमारा पार्ट 16 है। तो हमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, और ताकि जो है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बनाए रखना है। दूसरा एक और नीति निर्देशक सिद्धांत है जो ये कहता है कि हमें अपने मदर टंग में बच्चों की शिक्षा, छोटे बच्चों की शिक्षा मदर टंग में होनी चाहिए। हर लोकल अथॉरिटी को उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चों की, उसके लिए अरेंज करना चाहिए कि वो मदर टंग में हो। ऐसा आर्टिकल 350A में प्राप्त होता है। तीसरा हम कह सकते हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत, हमें ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है पर एक प्रकार से नीति निर्देशक है कि वो हिंदी भाषा को का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए और यूनियन को इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है। और कुल मिला के हमारे जो ये तीनों तरीके के सारे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड डीपीएसपीज हैं, ये सारे के सारे हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे आज के समय के लिए ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं
कि कैसे हम अपने देश को, अपने आसपास को और बेहतर कर सकते हैं। तो आप हम इनको आगे पढ़ लेंगे अपने आप। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है कि क्लास के बाद आप लोग पढ़ते हैं जो चीज हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, या बस क्लास में सुन के छोड़ देते हैं? सर पढ़ते हैं सर, रिवाइज करते। ठीक है, रिवाइज साथ साथ करते जाइएगा। जो जो हिस्से हम करते जा रहे हैं, कम से कम उन हिस्सों को साथ साथ कर लें, नहीं तो अन्यथा फिर ये कहानी जैसा ही रह जाएगा। ठीक है कि हाँ सर ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई थी, बस उतना रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस कहानी से हम आगे बढ़ें। अब जैसे मैंने पीछे अभी उदाहरण थोड़ी देर पहले दिया था कि खाली इलेक्शन लड़ना ही एक तरीका नहीं हो सकता। यदि भाई हमारे पास साधन हो सकते हैं कि हम नई इलेक्शन, और हम अगर ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, हम वहां पर पहुंच सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मतलब वो एक प्रकार की भागीदारी ही है कि हम उस सिस्टम के अंदर में भागीदार बने। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जी सर। हाँ, जैसे आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, जा एक सकते काम हैं, कर जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आप जा सकते, जा सकना तो है ही है, वो तो है। मैं ये कह रहा हूँ इसको आप एक नैतिक जिम्मेदारी मानिए। इट्स नॉट दैट जी कि जी जी। वहां पहुंचो। हाँ सर, अभी रिसेंटली जो अपने हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में ओबीसी समाज के लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन था वो खत्म कर दिया गया है। देन हाँ, देन अभी रिसेंटली जो अभी वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया की, इंडिया के जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हैं उनको भी रिजर्वेशन से जोड़ दिया गया है कि रिजर्वेशन के कारण हमारे बच्चों को जो है ना बाहर जाना पड़ रहा है। क्या ये उचित है? अभी हमारा जो आप डीपीएसपी के माध्यम से बता रहे हैं कि एससी एसटी या जो भी पिछड़ा समाज है उनको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए कि वो मध्य धारा में आ सके, लेकिन लोग पेरेंट्स भी और जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो जुड़े हुए कहते हैं कि नहीं ये रिजर्वेशन के कारण हो रहा है। रिजर्वेशन के कारण क्यों होगा? वो लोग एग्जाम देते हैं नीट का, जो लोग नीट का एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं मोस्टली वही लोग यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन, रशिया, यहाँ पे जो कि एजुकेशन होती है मेडिकल की वो थोड़ी सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू इंडिया। दूसरी बात ये भी है, जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं कि वो उसका जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ही करती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, और वो बेचारे वंचित पिछड़े समाज के बच्चों को बहुत उनका भी हिस्सा वो खा जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं ये वंचित पिछड़े समाज के कारण हम वहां पे जा रहे हैं रिजर्वेशन के कारण। देखो, बहुत सारे समाज में बुराइयां हैं, हम सारी बुराइयों को एक साथ एड्रेस कर भी नहीं सकते, और करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आप एक्सप्लेन कर देंगे ताकि हमें एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरे विचार बहुत क्लियर रहते हैं। मैं थोड़ा सा हमेशा ये सोचता हूँ कि देखो, सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी अपने तरफ है। मैं बाकियों से सोचूं कि सरकार ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ कि मैंने क्या किया। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है मेरी व्यक्तिगत राय में। सरकार भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है। सबसे ज्यादा कंट्रोल मेरा अपने ऊपर है, तो मैं ये तय करूं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं जब मैं बात करता हूँ, फिर अगर मैं वंचित समाज के तौर पर बात करूं, तो मुझे लगता है वंचित समाज को भी आज ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। ये जो बेचारगी की अवधारणा है, इससे उठना चाहिए। बेचारगी कोई चीज नहीं होती, बेचारगी केवल एक मनोवैज्ञानिक विचार है, और बहुत बार हम केवल इस विचार को सहानुभूति के लिए अपनाते हैं, और इसलिए अपनाते हैं कि हमें एफर्ट ना करना पड़े। अगर मैं उदाहरण से कहूं कि बेचारा हम इसलिए भी महसूस करते हैं कि कोई आए और हमारी सहायता करके चला जाए, हमें ज्यादा प्रयास ना करना पड़े, हम बेचारे हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं। ये एक विचार है। ऐसा कोई, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत लोग मजबूत होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, लोग उन्हें बोल भी देते हैं भैया तू तो अच्छा खासा वो है, पर वो ठीक है, शरीर से बिल्कुल मजबूत और बराबर हो सकता है, पर वो मानस से, उसके मन से वो बहुत कमजोर है। वो अपने आप को इस योग्य समझता ही नहीं कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तो सब कुछ बहुत कुछ हमारे मन का, हमारे मानस का है।
तो हमें अपने मानस पर भी काम करना चाहिए। इसलिए मैं सुबह भी ये बात कर रहा कि हमारा सबसे बड़ा ऑपोजिशन हमें खुद से होना चाहिए। हमारा शरीर हमें बोलेगा कि भाई कुछ मत करो, आराम से बैठे रहो, क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की, ठीक है, और कहीं दिक्कत आए तो बेचारा मन अपना दिखाते रहो कि हम तो बहुत बेचारे हैं, लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें अपने शरीर को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने दिमाग को चैलेंज करना पड़ेगा कि अगर ये लोग पास कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पास कर सकता, कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को अचीव कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। वंचित समाज के लिए भी मैं ऐसे कहूंगा, भी वंचित समाज को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई वंचित समाज क्यों नहीं अपने स्कूल कॉलेज खड़े कर सकता। कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि भाई हमारे पास ये 40,000 46,000 जितनी सीट सरकार, यानी कि आज के जो एम्बिशियस और जो लुम्पन, मतलब मैं किसी के लिए शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, पर जो तबका है, जो राजनीतिक तबका है, जिसको सो कॉल्ड आप राजनीति कह रहे हो, वैसे वो राजनीति है नहीं, पर जो भी राजनीति है, उन लोगों के भरोसे आप अपना भविष्य छोड़ रहे हो। 46,000 सीट से 40,000 सीट से कहाँ बच्चे, आपके बच्चे पढ़ जाएंगे? क्या डॉक्टर बन जाएंगे? आपके देश में 70 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, 70 करोड़ हैं जो 25 साल से छोटे हैं, जिनको कहीं एजुकेशन फैसिलिटी है, और कहाँ 40,000 सीट, कहाँ 70 करोड़ और कहाँ 40,000, कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो क्यों नहीं हम अपने कॉलेज स्कूल बना सकते? क्या होता है भाई, एक स्कूल कॉलेज बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या इतने करोड़ों लोगों के पास इतना साधन नहीं है? जब हम सावित्रीबाई फूले का उदाहरण लेते हैं, हम ज्योतिबा फूले का उदाहरण लेते हैं, उन्होंने उस समय पर जब घोर गरीबी थी तब स्कूल चलाया। क्या उन्होंने अंग्रेज सरकार से कहा कि नहीं नहीं आप पहले आप खोलो स्कूल, आप हमें पैसे दो? नहीं, उन्होंने अपना जो कुछ था छोटा मोटा इधर उधर करके स्कूल खोल दिया। बाबा साहब ने इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया। क्या उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि नहीं नहीं तुम पैसे दो? किसी से मांगे होंगे, किसी ने थोड़ा बहुत कुछ दिया होगा, खुद अपनी जेब से लगाया होगा। बाबा साहब ने अपनी जेब से इतने सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किए, इतनी सारी चीजें बना दी। कहाँ से बना दी? क्या उनको कहीं से बाहर से सहायता आन रही थी? कुछ समाज से सहायता मिल जाती होगी, कुछ अपने से उन्होंने कर लिया। और अगर ऐसा हम बहुत सारे लोग करें, केवल हम ये सोचे कि नहीं एक आदमी दो आदमी या बाबा साहब करें, अरे क्यों भाई हम सब लोग करें। हम में से कितने लोग ऐसे क्षमतावान हैं जो इस तरीके के संस्थान चला सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं हम बच्चों की नीट कोचिंग का अरेंज कर सकते कि ठीक है हम पढ़ाएंगे? क्यों नहीं हम ये इस चीज के लिए माहौल बना सकते? इसमें दोष और लोगों का भी है, जो लोग ये कहते हैं रिजर्वेशन का आरोप। भाई हम नीट की सीट बढ़ाने के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई 5 लाख सीट होनी चाहिए हमारे देश में? जब हमारे देश में 70 करोड़ बच्चे हैं तो 5 लाख तो सीट तो कुछ भी नहीं है। हम डॉक्टर बना, क्या डॉक्टरों की हमारे देश में आवश्यकता नहीं है? हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई 40,000 से 5 लाख सीटें कर दो और उसमें हम भी भागीदारी करें, हम भी अपना कुछ एक कॉलेज स्कूल बनाने की कोशिश करें। लेकिन सर 40,000 से 5 लाख करने में प्रॉब्लम्स भी तो बहुत सारी आएंगी, फेस कोई करेंगे। प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये लेकिन कोई सर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारे जो मेंटल सर ये प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं सर, उनकी भी तो मतलब उनको भी अरेंज वगैरह करना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी? उसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक बात बताओ, एक एमबीबीएस होने में 5 साल लगते हैं। 5 साल बाद आप जो है उन्हीं बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दो, 10 साल बाद वो प्रोफेसर बन जाएंगे। हमारे देश हाँ, में ये क्या ये डॉक्टर सही नहीं है। है? हमारे देश भाई 5 साल लगते हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए। आप उनको ट्रेन करो, 3 साल में पीजी बन जाते हैं। हमारे से देश में पीजी की सीट केवल 12-13 हजार है। भाई इन 12-13 हजार को 2 लाख क्यों नहीं कर सकते हम? जब 2 लाख हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे, ये 2 लाख में से कितने बच्चों को आप प्रोफेसर बना लेना, तो कमी नहीं है कोई प्रोफेसर की। और ये भी है कि ठीक है आज हम वो ये करते हैं कि भाई ठीक है हम, हमारे पास संसाधन नहीं है, एडिक्वेट रेशियो ये होना चाहिए 1:10 या 1:20, एक 20 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। इसको थोड़ा रिलैक्स कर दो यार टाइम पीरियड के लिए। हम 50 बच्चों पे एक टीचर लगा देते हैं, 60 बच्चों पे एक लगा देते हैं। ना बनाने से तो अच्छा है कि हम बनाएं। सो अदर सोर्सेज सर, क्योंकि लैब वगैरह में भी तो खर्चा होगा। अरे तो हमारे देश में कितना पैसे की क्या इतनी कमी है क्या? हमारे देश कमी में तो नहीं है, बट सर ऐसी चीजों में खर्च नहीं करते हैं, वो लोग 2.25 मंदिर में करोड़ खर्च करोड़ करते हैं। हर साल, ये हमारा जीडीपी है। एक कॉलेज को बनाने में कितना पैसा लगेगा? लैब बनाने में कितना पैसा लगेगा? तुम मुझे बताओ।
लैब बनाने में, बट सर क्योंकि जो मैं लैब पूरा में जो कहता हूँ, एक मशीन्स होंगी कॉलेज वो को बनाने में लेट से महंगी 50 होंगी, करोड़ पीसीआर रुपया वगैरह एंड ऑल। एक मुझे बताओ, एक को बनाने में 50 करोड़ रुपया बनेगा। एक कॉलेज में 100 बच्चे 200 बच्चे हर साल पढ़ सकते हैं। एक कॉलेज के अंदर में 200 सीट पैदा हो सकती हैं। ठीक है, यस सर। अगर मैंने 200, मुझे कितनी सीट बनानी है भाई? मेरे को लेट से मैं 5 लाख सीट बनाना चाहता हूँ, भाग करो 200 से। मुझे 2,500 कॉलेज खोलने, 2,500 को 50 से गुणा करो, कितना होता है? कोई मुश्किल नहीं है सर, 1 खर्चा लाख कोई 25, प्रॉब्लम ठीक नहीं है, है। 1,25,000 करोड़ में आपके देश में 2,500 कॉलेज खुल जाएंगे। 2,500 कॉलेज, 1,25,000 कर, इतने पैसे। हमारा कितना बजट है? हमारा जो हर साल का बजट है 40 लाख करोड़ का है। हर साल हम 40 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो हर साल सोचो हम 10,000 कॉलेज खोल सकते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। ये केवल यही बेचारगी है। इसी बेचारगी से मेरा सबसे ज्यादा लड़ाई है। हम हर कोई मान के बैठे कि हम बहुत बेचारे। 50 करोड़ रुपया बहुत बड़ा प्राइवेट लोग नहीं बना रहे हैं। यूक्रेन में तुम्हें क्या लगता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेज है? वहां एक एक घर के अंदर में मेडिकल कॉलेज चलता है। अब 500 तो गज वहाँ जगह पे ले लीजिए। एजुकेशन सर मेडिकल की सस्ती है सर, कंपेयर इंडिया सस्ती से क्यों है? कंपैरिजन में। सस्ती क्यों है? वहां 500 गज में आप अपना मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए सस्ती है। यहाँ आपको भाई इतनी ऐसी रेस्ट्रिक्शन हम क्यों रखना चाह रहे हैं कि आपके 20 एकड़ जमीन होगी तभी आप खोलोगे मेडिकल कॉलेज? भाई 50 गज में के मतलब 500 गज के, 1,000 गज के घर में अगर वो चल जाएगा, मेरे पास क्लासरूम है, मैं 50 बच्चों को पढ़ा ले रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है उसमें भाई? किसी को क्या समस्या है? एक तरफ आपके देश में डॉक्टर नहीं है, आप फर्जी डॉक्टरों को तो चलने दे सकते हैं कि आरएमपी डॉक्टर जो बेचारे, भाई उन्हीं को आरएमपी डॉक्टर्स को ही पढ़ा दो। मैं तो ये कहता हूँ इन सब आरएमपी हाँ डॉक्टर के लिए ही कह दें कि भाई 2 साल का आपको जाके ये कोर्स करना है। मुझे लगता है जितने आरएमपी डॉक्टर है खुशी खुशी पैसे भी देंगे। ये जो स्कूल कॉलेज बनाने की फीस है, आप सबसे कहो जितने आरएमपी डॉक्टर है कि आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, आपको 5-5 लाख रुपए की फीस लगेगी। और ये जितने हमारे देश में लाखों की संख्या में जो आरएमपी डॉक्टर है वो सब खुशी से देंगे, क्योंकि 2 साल बाद वो डिग्री होल्डर बन जाएंगे और 2 साल बाद उन्हें कुछ आ जाएगा। तो आज वो जो तुक्के से इलाज कर रहे हैं वो समझदारी के साथ इलाज करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा केवल इसलिए है कि हमारी मानसिक बेचारगी है कि ऐसा कैसे होगा। प्रायोरिटी नहीं है। हम अपने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें कितने का बजट बनाया है हमने? अगर आप लोगों को क्या नाम है उसका, पाइपलाइन प्रोजेक्ट, नेशनल सर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, NIP कितना इसका बजट है? 101 लाख करोड़। लाख करोड़ नहीं, करोड़ करोड़ है उसका बजट। बहुत बड़ा बजट है, इतना बड़ा बजट है। अरे आप एक एनआईपी इसके लिए बना सकते हैं। एजुकेशन तो हमारी सबसे प्रायोरिटी है, एजुकेशन और हेल्थ। आपका मेडिकल कॉलेज आपके एजुकेशन और हेल्थ दोनों को एक साथ एड्रेस कर रहा है। आपके देश में बच्चे नहीं है, मतलब लोग बीमार हैं, बट प्रायोरिटी नहीं है। प्लीज, मतलब इसमें तो मैं यही कहूंगा कि हमारे, हाँ, क्योंकि बात ये है ना, ये जो आइडिया है ये वहां चलेगा ही नहीं। नेता को, जिन नेताओं, मतलब जो हमने पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे ग्रेजुअली 70 साल में अपनाया है, उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? राशन बांटा गया, राशन क्या फ्री में बांटा गया? 80 करोड़ लोगों को राशन जब बट रहा है, हम किसानों को दे रहे हैं, हम ये तमाम तरीके की सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों को जो सब्सिडी दी गई या राशन में से जो सब्सिडी दी जा रही है, कितनी की है ये? 80 करोड़ लोगों को आपने कितना राशन दिया? मतलब 5-5 हजार रुपए का भी राशन दिया होगा तो कितना पैसा हो गया? 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ हो गया। आप राशन के लिए प्रायोरिटी कर सकते हैं, आप एजुकेशन की प्रायोरिटी नहीं कर सकते। ये तो अभी की बातें बता रहा हूं मैं, सामने सामने। इट्स जस्ट प्रायोरिटी, इट्स जस्ट माइंडसेट कि हमारी प्राथमिकता क्या है। और उसमें फिर हम आपस में लड़ते रहते हैं कि तुम रिजर्वेशन वाले हो, तुम नॉन रिजर्वेशन वाले हो। यार सब इस भगवान, इस दुनिया के भगवान को भी मानो तो भगवान के ही बनाए तो हम वो है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। और हर एक को पढ़ने का हक है, उसमें क्या गलत है भाई? ठीक है, वो अपने घर में कुछ भी करो, आप पूजा करो, नमाज पढ़ो, आपकी प्रॉब्लम, आपका वो है, आपकी चॉइस है। आप जो करो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं।
पर एजुकेशन तो सबकी कॉमन है, ब्रेन तो सबका कॉमन है, सब बायोलॉजी ने इतनी रिसर्च करके बात समझा दिया, फिर भी आज हम उसी में उलझे हुए हैं। हमारे देश में यूक्रेन में भी यही वो चल रहा है कि ये लोग रिजर्वेशन वाले, नॉट रिजर्व, कितने बच्चों को रिजर्वेशन वाले बच्चों को सीट मिल जाती होगी? 40,000 सीट है तो 40,000 सीट का 15% कितना हुआ? 6,000 सीट कुल, केवल 6,000 बच्चों को। कितनी है SC ST पॉपुलेशन? पूरे देश में कितनी SC ST पॉपुलेशन है? करीब 30-40 करोड़ SC ST है, उनके बच्चे उतने करीब 20 करोड़ बच्चे हैं उनके यहाँ। 20 करोड़ बच्चों में से केवल 6,000 बच्चों को हम नीट के एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए हम आपस में लड़े जा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुमने हमारा हक छीन लिया, हमने तुम्हारा हक छीन लिया। अरे जिसने हक छीना भाई उससे लड़ो ना। So they're just blaming game है। हाँ वो एग्जैक्टली वो तो मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल है। देखो हमें दूसरे पर आरोप, फिर वही बात आ जाती है कि ठीक है वो नहीं कर रहा, यार मैं क्या कर सकता हूँ? आई शुड थिंक कि मैं क्या करूँगा। खैर चलो, लेट्स हैव, बहुत सारा इमोशनल डायलॉग हो गया, वापस अपने काम पर आते। तो मैं यही बात कहने वाला था कि एक्चुअली मैं पॉलिटी में इसलिए भी नहीं पढ़ा था, इट्स ए वेरी इमोशनल टॉपिक फॉर मी, एटलीस्ट इट्स अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट। तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं फिर इसे पढ़ा नहीं पाऊंगा, इधर उधर ज़्यादा घूमूंगा। बाकी सब्जेक्ट थोड़े से फोकस्ड होते हैं। अच्छा, अगले हम महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं, वो भी हमारी DPSP का हिस्सा है। DPSP का हिस्सा नहीं है स्ट्रिक्टली, पर उस के बाद एक एडिशन है, आर्टिकल 51A। ठीक है, और आर्टिकल 51A कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मेरे को सबसे अगर इम्पोर्टेंट जो वो लगता है हिस्सा पूरे संविधान में, सबसे महत्वपूर्ण मुझे यही हिस्सा लगता है। मुझे फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा ये हिस्सा महत्वपूर्ण लगता है। फंडामेंटल राइट की हम सब बात करते हैं, विद एवरी राइट कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? बेचारे आदमी की यही प्रॉब्लम है। बेचारा आदमी सबसे प्रॉब्लम क्या करता है? बेचारा आदमी क्या कहता है? बेचारा आदमी इतना बेचारा होता नहीं है जितना दिखता है। बेचारा आदमी बेचारा अपने आप को इसीलिए बना रहना चाहता है, बिकॉज व्हाट ही वांट्स राइट, कि मुझे सब लोग दें, सब लोग आए मेरी सहायता करें, बट आई विल नॉट कैरी एनी ऑफ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं तो बेचारा हूं, मैं तो वंचित हूं। काइंडली मैं इसको दूसरे सेंस में कहूँ, कह रहा हूँ जैसे नहीं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं किसी पर आरोप इल्जाम नहीं है। और हाँ, ये बेचारगी का जो मानसिकता है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि बेचारगी की मानसिकता में केवल अधिकार होते हैं, जिम्मेदारी नहीं होती। पर बराबरी की मानसिकता में दोनों होते हैं, अधिकार है तो जिम्मेदारी भी है, कुछ मिलेगा तो कुछ देना भी होगा। तो हमें बेचारे से आगे निकल के हमें जिम्मेदार और बराबर नागरिक बनना है, दैट इज इक्वालिटी। तो हमारी इक्वालिटी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, 42वें संशोधन के बाद 1976 में इनको ऐड किया गया। इनको ऐड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इस स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर हमारे मौलिक कर्तव्यों को यहाँ इंक्लूड किया गया। जो बेसिक आइडिया है, ये सोवियत मॉडल जो उस समय USSR का था उससे इसको लिया गया। ओरिजिनली 10 हमारी मौलिक ड्यूटी थी, 11वीं मौलिक ड्यूटी 86वें संशोधन के बाद 2002 में जोड़ी गई है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 51A और भाग 4A। और जैसे हमारे DPSP हैं उसी तरह से ये भी नॉन जुडिशिएबल है। ठीक है, तो जैसे हमें DPSP मिले हैं ऐसे ही इन पर भी किसी तरह का हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, पर ये हमारे नागरिकों के लिए, क्योंकि मैं को भी ये बात लगती है कि जब देश आज़ाद हुआ 26 साल के बाद कहीं ना कहीं जो समझदार लोग होंगे उनको ये बात लगी होगी कि नागरिकों को भारत के अंदर जो बेचारगी की मानसिकता है, जो अंग्रेजों ने हम के समय से हमारे अंदर गहरी घर कर दी गई, उससे बाहर निकालना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बेचारगी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जोड़ा गया है। तो इसी के लिए 26 सालों के बाद इस संशोधन की जरूरत पड़ी, जो कि बिल्कुल उचित संशोधन है।
तो पहला इसका हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, वो हमें ये कहती है कि हमें अपने संविधान का पालन करना है। जो संविधान में लिखा है वो हम करेंगे, उसको अबाइड करेंगे। जो राइट्स हैं जो हमें मिलेगा हम लेंगे, जो हमारे कर्तव्य हैं हम कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, हम अपने अधिकारों का ध्यान रखेंगे, दूसरों का अधिकारों का ध्यान रखेंगे, उसके आदर्शों को समझेंगे कि ये हमारा संविधान हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, संविधान भी एक जीवित प्राणी जैसा है, वो हमें कुछ देना चाहता है, वो कुछ कहानी सुनाना चाहता है, तो उसकी कहानी को हम समझेंगे और उसके आदर्शों का पालन करेंगे कि हाँ वो हमें क्या दे रहा है। उसकी जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करेंगे। बहुत बार है चुनी हुई जनता, चुनी हुई राजनीति में हम बहुत बार जो चुने हुए लोग हैं उनका सम्मान नहीं कर पाते। हमें ये सम्मान करना चाहिए कि भैया ये चुने हुए लोग हैं, ये भी एक तरीके से आए हैं, अगर ये आए हैं तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, गलत सही मेरे मत में सही हो सकता है, गलत हो सकता है, परंतु मुझे सम्मान करना चाहिए। रिजर्वेशन की व्यवस्था है, एक सिस्टम से लागू की गई है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है मुझे उस व्यवस्था से थोड़ा सा नुकसान हो रहा हो, परंतु फिर भी अगर मैं उसके बड़े आदर्श को समझूंगा तो मैं उसको आत्मसात करूंगा और उसका पालन करूंगा। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने संविधान के आदर्शों को समझेंगे, उनके आदर्शों का पालन करेंगे, संस्थाओं को समझेंगे, उनका पालन करेंगे, उनके अनुरूप चलेंगे। दूसरी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जो आदर्श है ना, हमारे जो नोबल आइडियल्स हैं, जो आदर्श हमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, कितनी खूबसूरत कहानी हमारे आज़ादी के आंदोलन की है, आप सबने पढ़ी, कितने लोगों ने अपने जीवन को उसके लिए सेक्रीफाइस किया। ठीक है, घर बार छोड़ दिए, अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया। आज़ादी के आंदोलन में कितनी सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कितनी सारी प्रेरक कहानियां हैं। ठीक है, कितने सारे अच्छे विचार हैं जो हमें सच में लगते हैं कि यार कितनी अच्छी बात है जो, तो उनको हमें समझना होगा और उनको फॉलो करना होगा, अपने आज़ादी के आंदोलन के आदर्शों को। हमने अपने देश की अखंडता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता को उनका ध्यान रखना होगा, उसे बचाने के लिए संकल्प लेना होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने देश को एक बनाऊं, अच्छा बनाऊं, बेहतर बनाऊं, संप्रभु बनाऊं, यूनाइटेड बनाऊं। अलग अलग रिजर्वेशन, नॉट रिजर्वेशन, ये वो, अरे यार ये सब क्या, हम कहाँ पर है, हमारा देश है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, देश की सेवा के लिए काम करूंगा। हमारे जीवन का देश क्या है, हम सब का ही तो देश है, और देश जब अच्छा होगा तो मेरा भी तो अच्छा होगा। जब हम सब बच्चे अच्छे होंगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। तो देश वो एक आइडिया है। हम आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द, भाईचारा इसको बढ़ाएंगे, और उसमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन सारी प्रैक्टिसेस को वो करेंगे। और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, भाईचारा बढ़ाने के अलावा हम ऐसी धार्मिक, हमारी बहुत सारी ऐसी धार्मिक रीति रिवाज हैं, ऐसी बहुत सारी भाषाई चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इसका सम्मान करेंगे और साथ साथ ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे जो महिलाओं के, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे, रिनाउंस करेंगे, उन्हें गिव अप करेंगे जो महिलाओं के लिए अपमानजनक हो, जो उनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाती हो। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो महिलाओं की डिग्निटी को जो है सम्मान को ठेस पहुंचाती हो। जैसे मैं कई चीज यहाँ पर गिना सकता हूँ, पर कई चीजों में बहुत साधारण चीजें हैं जो आप लोग, हर चीज कोई कर सकता है अगर उसे धर्म के हिसाब से करना चाहे, खासतौर में लड़कों से। जैसे हम बहुत सारी महिला सूचक गालियां देते हैं, लड़कों में बहुत कॉमन है इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, है ना, आप सभी लोग जानते हैं। ऐसी शब्दावली को क्यों हम अपनी, केवल महिला सूचक ही गालियां हैं, जितनी गालियां हमारे समाज में जो प्रचलित हैं वो सब कहीं ना कहीं महिला सूचक है। तो वो हम उसको गलत, हमें वो गलत परंपरा है, ऐसी गलत भाषाई परंपरा है जो मैं अपने आप ठीक कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी सरकार की जरूरत नहीं है, किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, अपने से मैं बदल सकता हूँ कि मैं अपने अंदर वो बदलाव लाऊं कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा। और सबको पता है मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, उम्मीद है सभी लोग समझे होंगे।
ठीक, मैं अपने देश की जो धरोहर है और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कॉम्पोजिट कल्चर है, ठीक है, हम सालों से, हजारों सालों से एक साथ रहते चले आए हैं। ये हमारा देश, मतलब ठीक है 2500 साल में हर देश में कुछ अच्छा, हर देश में कुछ बुरा होता रहा है, ठीक है, वो सब पास्ट है, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। हमारी जो एक सामूहिक संस्कृति है, एक कॉम्पोजिट कल्चर है हमारा, उस कल्चर को हमें सम्मान करना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। इसमें जात पात धर्म ये सबको पीछे छोड़ना चाहिए, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, हम सब लोग ये देश हैं, हम सब लोग ये भारत है, उसको हम सम्मान करेंगे तो हम और अच्छे बेहतर देश बनेंगे। हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, अपने जंगल पेड़, अपनी नदियां, इसको एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उनके जीव जंतुओं को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हम अपने भीतर साइंटिफिक टेम्पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी समझ से वो है, बाकी चीजें हम जानते हैं, जैसे हमारे अंदर वैज्ञानिक समझ, वैज्ञानिक टेम्परामेंट है नहीं, मतलब हम धीरे धीरे उसे खत्म करते जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत होता भी है उसे किल कर रहे हैं। क्यों किल कर रहे हैं यार? भगवान कभी, मतलब जो भगवान का कॉन्सेप्ट है उसे समझे ना, वैज्ञानिकता में जाए। भगवान की भी अपनी एक वैज्ञानिकता है, भगवान के कंसेप्ट की भी एक वैज्ञानिकता है, उसको समझे। तो विज्ञान कहीं किसी के खिलाफ नहीं है, विज्ञान सबको साथ लेने की बात करता है, विज्ञान विरोधाभासी नहीं है। ये विज्ञान का अहम है, जो मैं एक पहले भी कहा कि ज्ञान का अहम सबसे ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाता है, ऐसे विज्ञान का अहम हो जाता है हमें, कि हमें लगता है कि जो मुझे पता है वही केवल सही है। ये अहम से अपने आप को मुक्त करें और वैज्ञानिकता की ओर जाएं, अपने विचार को दूसरों को समझें। और ह्यूमैनिज्म, ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज है वो मानवतावाद है। कोई सा इज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई सा दल इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण मानव है इस धरती पर। मानव से ज्यादा और आगे चले तथागत बुद्ध की करुणा है, हर व्यक्ति, मैत्री की भावना। तथागत हमें क्या बताते हैं? मैत्री की भावना, जो इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं उनमें वो सारी सीख तथागत बुद्ध हमें 2500 साल पहले देके गए। मैत्री और करुणा, इनमें कोई अंतर बता सकता है? प्रेम मैत्री करुणा, तथागत ने इनका संदेश हमें दिया है। कोई इसके भीतर मतलब अंतर बता सकता है? क्या अंतर होता है? सर करुणा का मतलब जब किसी दूसरे के दर्द को हम महसूस करने लगे, फील करने लगे। उसका आत्मसात हो जाए, फील करने का उसके मतलब फील करने लगे, करुणा है हमारे अंदर। मैत्री, प्रेम मैत्री, प्रेम की जैसी अंडरस्टैंडिंग है वो इंसान का, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो प्रेम होता है वो होना चाहिए। तथागत कहते हैं इससे भी आगे हमें जाना चाहिए, हर जीवित प्राणी, जो भी लिविंग बीइंग है, हमें उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति मैत्री होनी चाहिए, हम उसके साथ आत्मसात करें। उनकी जो मैत्री का कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा है। जैसे जो ये ऊपर वाला है कि हम नदी के साथ, हमारी नदी के साथ, अपनी नदियों के साथ, झील के साथ, जानवरों के साथ, उन तक से एक मैत्री होनी चाहिए, उनके साथ मेरा एक प्रेम संबंध होना चाहिए कि भाई ये भी मेरा साथी है, हम सब इस धरती के साथी हैं। तो मतलब जो आइडियाज जो आज हम बात करते हैं वो उससे आगे कहीं ले जाके उन्होंने इस भाव को, क्योंकि अगर आप उसे जोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल आपको अपने साथ दिखाई देगा कि भाई जीव, कोई दूसरा जीव भी क्या है, वो भी एक जीव है जो इस धरती पर बना है, आप भी एक जीव हैं जो इस धरती पर बने हैं। आपके अंदर थोड़ी सी बौद्धिकता है जिससे आप सोच पा रहे हैं, वो भी कुछ सोच रहा होगा जो आपको नहीं पता, आप क्या सोच रहे हैं वो उसको नहीं पता। तो इससे कोई बड़ा छोटा नहीं बन जाता है कोई। आपके घर में अगर जानवर है, डॉग है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं समझता है, वो भी सब कुछ समझता है ना, वो भी दुखी होता है, वो भी खुश होता है, तो भाव उसके अंदर भी है। फिर इसके बाद हमारा जो संविधान हमें कहता है कि हमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, कि हमें अपने भीतर इंक्वायरी की स्पिरिट, कि जो भी कहा जा रहा है, किसी ने कहा कि रिजर्वेशन बहुत बुरी चीज है, वी शुड हैव अ इमीडिएट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कि क्यों रिजर्वेशन बुरी चीज है। अगर बुरी चीज है तो ये हमारे संविधान में क्यों है, इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है। हमें हर चीज को देखने की, समझने का कारण होना चाहिए कि भाई बच्चे जा क्यों रहे हैं,
ये इतने बच्चे वहां पहुंचे क्यों? हम क्या कर सकते हैं? क्या हम कोई सुधार कर सकते हैं जिससे ये बदला जा सके? कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी चीज हो, कुछ भी जो गलत हो रहा हो, उसे बदलने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना है। हमारी सबकी सामूहिक संपत्ति है। हमारे घर ठीक रहे, हमारा पड़ोस गंदा होता रहे, हमारी रेलगाड़ी को हम सीट फाड़ के ले आए, नुकसान पहुंचाए, ये हमारी आम प्रवृत्ति है। क्योंकि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तो सिर्फ मेरी है, बाकी जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है वो तो मेरी है नहीं। पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी हो हम सब की संपत्ति है, चाहे वो बस हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको बचाना, चाहे सड़क हो, उसको बचाना हम सब की बराबर जिम्मेदारी है। अपने आप को हिंसा से बचाएं। हिंसा, मैं तो कहूंगा कि हम उल्टा चलते हैं। हम हिंसा से बचना नहीं चाहते, हिंसा में पड़ना चाहते हैं। किसी तरीके से मौका मिले हम हिंसा में कूद पड़े, है ना। वो हिंसा दोनों तरीके की हो सकती है। वो हिंसा शारीरिक हिंसा भी हो सकती है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, हमारा मन करेगा हम भी देखें भाई, हम भी कुछ करें इस लड़ाई में। हमारी हिंसा वैचारिक भी हो सकती है। हमारे को बहुत मन होता है कहीं कुछ बहस हो रही हो कि मैं भी कूद पड़ूं, मैं भी अपनी बात कहूं। कहीं कुछ गाली गलौज हो रहा हो तो मैं भी उस गाली गलौज में कूद पड़ूं। तो हम चर्चा नहीं करते, हम वैचारिक हिंसा करते हैं। टीवी में रोज जो चलता है वो क्या है? क्या वो चर्चा है? क्या इस बात पर, विषय पर डिस्कशन होता है कि कैसे चीजें की जाएं, क्या कमियां हैं, क्या सही है? कुछ तो हर चीज में अच्छा होगा, कुछ तो हर पार्टी में अच्छा होता होगा, कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता होगा। पर वो नहीं हमारा फोकस है। हमारा वैचारिक हिंसा है, अपने आप को स्थापित करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, मेरी बात को ही सभी लोग सुनो, मेरे को ही सब पूजो। ये जो पूजने की संस्कृति है इसे हमें छोड़ना होगा। हमें विचार की शक्ति को इस हिंसा से, ये वैचारिक हिंसा से भी अपने को बचाना होगा। दो अलग अलग लोग, मत के लोग हो सकते हैं, हमारे घर के अंदर भी तो लोग अलग अलग मत के होते हैं, तो हम अलग अलग मत के होने के बावजूद भी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं ना। तो देश के अंदर अगर लोग अलग अलग वैचारिक मत के, ठीक है यार, ठीक है, आपकी समझ आपको ऐसा लगता है, मेरी समझ मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है किसी दिन आप मेरे विचार को स्वीकार कर लेंगे, या हो सकता है मैं आपके विचार को समझ लूं, या हम दोनों एक दूसरे के विचार को समझ लें, ठीक है। पर ये जो वैचारिक हिंसा हम आपस में एक दूसरे की, अच्छा वो ये सोचता है, ये वाला है, वो फला दल का आदमी है, वो अलाने दल का आदमी है, ऐसा नहीं है। हम सब इस धरती के इंसान हैं। 7718 तो हमारा ये सब चीजें मैं अपने मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, काइंडली ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मनगढ़ंत बता रहा हूँ। मैं संविधान के अंदर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई आपको आदर्श नहीं सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके आदर्श है, ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये क्या है? ये सब चीजें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, कर्तव्य है। ये आपको करने ही है, ये कर्तव्य है। ये सब, ये चॉइस ऑप्शनल नहीं है कि आप वैज्ञानिकता को अपनाएं, आप मानवता को अपनाएं, आप इस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को फॉलो करें, आप बदलाव के लिए काम करें, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करें, आप हिंसा ना करें, चाहे वैचारिक हो। ये आपके कर्तव्य हैं, ये कोई आदर्श नहीं है, ठीक है। हमें टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, कि हम लगातार प्रयत्नशील रहें एक्सीलेंस के लिए। किसके लिए? परसूट ऑफ एक्सीलेंस। एक इंग्लिश में फ्रेज है दैट सेज परसूट ऑफ हैप्पीनेस। आई से दैट वी शुड परसू एक्सीलेंस। हमें जीवन में, बाबा साहब इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बहुत ही मामूली स्थान से चल के वो एक्सीलेंस के पराकाष्ठा पर पहुंचे, ठीक है। ऐसी बहुत ही गरीब घर की स्थिति से लेकर वो पराकाष्ठा तक पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि वो लगातार उसके लिए काम करते रहे। और ये केवल बाबा साहब का काम नहीं है कि वो बाबा साहब ही ऐसा करेंगे, ये हर एक व्यक्ति की हमारा कर्तव्य है, ये हम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करे अपने जीवन में, जीवन भर इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए काम करे, कि मैं हर चीज में बेहतर से बेहतर और अच्छा इसको काम को कैसे कर सकते हैं और क्या मैं कर सकता हूँ, उसके लिए काम करे। कलेक्टिव एक्टिविटी के लिए, ना केवल अकेले अकेले चलना है, सबको साथ लेकर भी चलना है। मैं इंडिविजुअली बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊं, उससे कोई महत्व नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है।
मैं एक बहुत बड़ा विचारक बन जाऊं और सब लोग कहें अरे वाह वाह कितना अच्छा विचार दिया, उससे कोई फायदा नहीं। हमें कलेक्टिव एक्टिविटी को एनकरेज करना है, ये विचार हमारे सामूहिक हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना है, और जिससे कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहे, और उसके लिए हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको और आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हर बच्चे को 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसलिए हम अगर गार्जियन या किसी भी कैपेसिटी में हैं, हम ये इंश्योर करें कि अपना बच्चा हो, बाहर का बच्चा हो, जो भी बच्चा हमारे आसपास हो, उस कम से कम 14 साल तक या उससे आगे भी उसको अच्छी शिक्षा मिले। जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अपने आप कुछ ना कुछ कर लेगा, अपने आप वो कहीं ना कहीं कुछ रास्ता बना देगा। तो आप हमारे को उसकी अच्छी शिक्षा इंश्योर करना ये हमारा कर्तव्य है। तो ये कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, मैं किसी और चीज के लिए नहीं कह सकता। हो सकता है आप कहें कि सर आप बुद्ध की बात करते हो, आप तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अपनाते हो। मैं कहूँगा ना जी, आप मेरी बात को मत मानो, किसी और को भी मत मानो। मैं कहूँगा ये हमारा संविधान है। दीज आर माई फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मेरे संविधान, देश को तो मैं मानता हूँ ना, संविधान को तो मैं मानता हूँ। जाति धर्म के आधार पर हम अलग अलग हो सकते हैं, भाषा के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, संविधान के आधार पर, देश के आधार पर तो हम अलग नहीं है। हम सब लोग इन अपने मौलिक कर्तव्यों को अपने घर के बाहर अपने कमरे में चिपकाएं, बड़ा बड़ा करके लगाएं, बार डेली पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपनी प्रेयर जैसे लेते हैं वैसे इस प्रेयर को रोज पढ़ें। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि रोज मैं ऐसा करने के लिए मुझे ईश्वर या जो भी चीजें हैं वो मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे कि मैं ये काम को निरंतर आगे कर सकूं। तो क्या हमें ये लेना चाहिए, और यही मेरा आप लोगों को टीचिंग रहेगा, यही मेरा मैसेज रहेगा। और ये मेरा मैसेज नहीं है, ये हमारे संविधान का मैसेज है। मैं तो केवल आपको इसे पहुंचाने का काम करना चाहता हूँ। तो यही अभी तक आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हो। सर, जो ये स्वर सिंह कमेटी थी, इसमें क्या बस 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को बताया गया था? उसके बाद जो 42 अमेंडमेंट हुआ था उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी बताया गया, अडॉप्ट किया गया है। मैंने कभी स्वर्ण सिंह कमेटी की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की है। आपने इस प्रश्न किया, मुझे पता नहीं इसका क्या औचित्य है, परंतु मतलब इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि क्या स्वर्ण सिंह कमेटी में केवल एक ही फंडामेंटल ड्यूटी दी गई सर थी? नो सर, मैंने एक बुक में पढ़ा कि जो स्वर सिंह कमेटी है उसमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी, एंड उसके बाद जो 42 अमेंडमेंट है वो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात को अडॉप्ट किया गया है। ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है जैसे कमिटीज होती हैं, कमिटीज अपनी रिकमेंडेशन देती हैं। अब उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 8 फॉर्म्स में दी, ठीक है, कि ये 8 चीजें कर सकते हैं। हम जो एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि कमेटी का काम सलाह देना होता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कर सकूँ, तो मैंने 4 लोग लगा दी कि भाई ये विषय को आप पढ़ के आओ अच्छी तरह से तैयार करके, फिर मुझे बता देना। फिर उन्होंने बताया, मुझे समझ आया कि हाँ यार ये आपने अच्छी बताई। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज और थोड़ी सी ऐड की जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स एन लेजिस्लेटिव फंक्शन, इट्स एन लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, है ना। तो हो सकता है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कोई एक आध चीज ऐड की गई हो। अगर फिर भी आपको और ज्यादा जानने की कोशिश है तो एक बार स्वर्ण सिंह कमेटी को पढ़ना और फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ना, और मुझे भी बताना कि ये वाली ड्यूटी ऐसी ड्यूटी है जो फंडामेंटल ड्यूटी में मौजूद है परंतु स्वर्ण सिंह कमेटी में नहीं है। तो अगर नेट पर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिल जानी चाहिए। ओके सर, वो सही कह रही हैं। नहीं, देखो 8, एक बात को एक पैराग्राफ में कहा जा सकता है, एक पैराग्राफ हो, तो मुझे वो बताना वो 2 कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो स्वर्ण सिंह कमेटी में नहीं थी, जो इसमें डाली गई। ठीक है, सवाल को ऐसे देखते हैं। ओके सर। ओके, चले तो आज की क्लास को फिर यहीं ब्रेक दिया जाए। ओके,
थैंक यू सर। ओके अपने सर, मौलिक थैंक यू कर्तव्यों सर। का निर्वहन करते रहें और आगे निरंतर ऐसे बढ़ते रहें। हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं, बहुत ही काम के हैं, तो उन पर चलेंगे तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर।